फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिएगा। जरूर ठीक जरूर है, जरूर, हाँ जी। ओके। एक सेकेंड। ठीक है, हमारे साथ हैं अंबर खालिद। Amber Khalid is a registered dietitian and a certified diabetic educator, currently working with the Diabetic Education Program at Wellforced Community Health Services in Malton. A result-oriented professional with over 12 years of experience in dietetics and over 10 years in diabetes. A hardworking and compassionate healthcare provider who partner with clients to support them in optimizing their health and to live healthy with chronic health conditions. As a part of diabetes education program, Amber uses her knowledge and expertise to educate clients in marking unique and positive lifestyle changes to manage diabetes and prevent delay complications associated with the diabetes. Amber provides patients focused care through one-on-one counseling session to those living with diabetes, pre-diabetes, and those at risk of diabetes. In addition, Amber plans and conduct group educations session to assist in the promotion of health and incorporate self-management skills in the community, which enable individuals in managing their chronic condition. And today's topic is immunization, vaccination, and multivitamins. Welcome, Amber Khalid. Now, mic is yours. Start करें अपनी presentation. थैंक यू। और उर्दू में सही रहेगा ना, सबके लिए आसान रहेगा उर्दू में बात करना? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा फर्स्ट सेशन है और प्लान ये है कि मैं हर महीने 3rd वेडनेसडे को शाम 4 बजे आप लोगों के साथ आऊंगी और हम लोग फिर अपनी किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मैंने और उस्मा ने कुछ टॉपिक स्ट्रीमलाइन किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली यू गाइज आर द लीड हियर। आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे अगर कोई नॉलेज चाहिए जो कि मेरे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आती है तो हम डेफिनेटली उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डायबिटीज, मैंने उसको डायबिटीज के साथ जोड़ने की कोशिश करी है। मैंने उसमें एक टॉपिक और ऐड कर दिया, इम्यूनाइजेशन की तो बात करूंगी, लेकिन हम स्ट्रेस और डायबिटीज पे भी थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट करती है। मैं बहुत अरसे से काम कर रही हूँ फोर कॉर्नर्स हेल्थ सेंटर में। गुलनाज ने बहुत अच्छा सा मेरे मुतालिक पूरा बता दिया, लेकिन आप लोग मिल भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। तो क्या होता है कि जब काम करते रहते हैं तो हमारे क्लाइंट्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ दैट व्हाट आई लर्न के डायबिटीज में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सब लोगों को आता है वो उसको मैनेजमेंट में जो स्ट्रेस होती है, जो बर्डन आप लोग फील करते हैं, चाहे मैं कितने भी सेशन दूं, 1-on-1 काउंसलिंग दूं, आई होल्ड योर हैंड्स, आई विल गाइड यू थ्रू, मगर स्टिल every person is different and they go through a different level of stress। तो हम आज उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने प्रोग्राम का बता दूं एंड देन विल गो टू द प्रेजेंटेशन। तो ये जो डायबिटीज एजुकेशन प्रोग्राम है ये 2 जगह लोकेटेड है। एक हमारी लोकेशन है फोर कॉर्नर्स हेल्थ सेंटर में वेस्टवुड मॉल के अंदर, और एक हमारी प्रोग्राम की दूसरी लोकेशन है ब्रेमली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पिंच गेट और क्वींस स्ट्रीट के ऊपर। दोनों जगह पे डायबिटीज डाइटिशियन और डायबिटीज नर्सेज होती हैं जो ग्रुप सेशंस भी करती हैं और 1-on-1 सेशंस भी करते हैं। सेम प्रोटोकॉल है, सेम ट्रेनिंग है, सब लोग साथ होते हैं। तो आप लोगों में से जिसको जो कन्वीनियंट, क्योंकि जूम की वजह से क्या हो रहा है कि कोई जूम ब्रैम्पटन में रहता है लेकिन मुझसे बात कर रहा है, तो आप चाहें तो मुझसे फोन पे कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, वरना इन पर्सन चाहें तो ब्रैम्पटन अगर आपको करीब पड़ता है तो आप वहां जा सकती हैं, मालसन करीब पड़ता है तो आप मालसन आ सकते हैं, वहां पर मैं और मेरी पार्टनर होते हैं। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है हमारा, आई विल शेयर माय स्क्रीन, तो आप लोग मुझे बताइएगा जब आप लोग उसको देख सकें। अंबर, आप भी अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा प्लीज इसमें। बिल्कुल, मैं काम करती हूँ, मैं अभी अपने नाम के साथ ही नंबर लिख देती हूँ ताकि आप लोग को जब RDCD तो आप लोगों को पता ही है ना, मैं ही हूँ। इट्स 9056779599। मैंने नोटिस किया है कि इस तरह लिख दो ना नंबर तो आप सब लोगों को मेरा नंबर राइट अवे मिल जाएगा, कोई मैसेज मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फोर कॉर्नर्स हेल्थ सेंटर का नंबर है
और यहाँ पर आप फोन करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है, और अब हम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट स्लाइड शो। आपको दिख रहा है सब कुछ? जी तो दिख एज रहा आई सेड, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड है। डायबिटीज। सॉरी टू इंटरप्ट, आप स्टार्ट कर रही हैं। उससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो आप दरमियान में लेंगी या बिल्कुल यानी चैट में लिख दें तो एंड पे? जो आप लोगों को सही लगे, एक्चुअली दरमियान में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चारों टॉपिक्स आपस में मिलते नहीं है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक टॉपिक खत्म किया, क्वेश्चंस ले लेंगे, फिर इम्यूनाइजेशन पे बात करी, उसके क्वेश्चंस ले लिए, ताकि फिर इतना वो आपको फैसिलिटेट ना करना पड़े कि क्वेश्चंस बहुत सारे एक साथ जमा हो गए। अगर प्रेजेंटेशन एक रिदम में हो तो वी प्रेफर के लेट्स फिनिश द प्रेजेंटेशन एंड देन विल टेक द क्वेश्चंस, पर ये ऑलरेडी सेगमेंटेड काफी। चैट में लिखते हैं जिनको हाँ याद रहेगा फिर। सही है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। तो स्ट्रेस एंड डायबिटीज पे मैं बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बोलूंगी। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डायबिटीज जो है वो बेसिकली इट्स अ बर्डनसम हेल्थ कंडीशन। यहाँ पर एक और फैंसी वर्ड यूज किया गया है, एंजाइटी प्रोवोकिंग। एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट। तो इससे बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जब बहुत कुछ मैनेज करना पड़े तो घबराहट ज्यादा हो जाती है उनको। As a result, many people experience distress, mood changes, and various level of anxiety. डायबिटीज की जब मैनेजमेंट की बात करते हैं, एज एन एजुकेटर आई ऑलवेज टॉक अबाउट दवाइयाँ भी खानी है, एक्सरसाइज भी करनी है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है। और खाने पीने में भी एक इलेबोरेटिव टॉपिक है जो कि हम बात करेंगे अभी अगले कुछ सेशंस में। तो ऐसा होता है कि इन सब चीजों की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है कि बंदा ये सोचता है कि इट इज टू मच टू हैंडल, एंड दैट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, यानी घबराहट। उनको समझ नहीं आता उन्हें क्या करना है। समटाइम्स डायबिटीज की वजह से इमोशनल बर्डन फील करते हैं लोग। उनको लगता है कि जो सेल्फ केयर है वो बहुत मुश्किल चीज है, मैं कैसे अपने आप का ख्याल रखूंगी। उनकी रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस आने लगती है, वो फ्रेंड्स, फैमिली, इवन दो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ भी उनका रिलेशनशिप खराब होने लगता है। इट्स जस्ट बिकॉज दे फाइंड इट्स टू मच टू डू, इट्स टू ओवरवेलमिंग फॉर देम। जब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आपको अफेक्ट करने लगे, आपको ऐसा लगे कि इसकी वजह से ना मैं अपने रिलेशनशिप अच्छे रख पा रही हूँ, रख पा रहा हूँ, ना मैं इसकी वजह से अपनी डायबिटीज का ख्याल रख पा रहा हूँ, तो इसका बेस्ट यही है कि हम उस वक्त वी शुड गो फॉर हेल्प, वी शुड सीक हेल्प एंड एडवाइस फ्रॉम द हेल्थ प्रोफेशनल्स। अब चाहे वो सोशल वर्कर हो, काउंसलर हो, फैमिली डॉक्टर हो, समटाइम्स डायबिटीज एजुकेटर एज वेल। लेकिन बेस्ट यही होता है कि उसी बंदे के पास जाए जो उसमें बेस्ट ट्रेनिंग रखता हो। डेफिनेटली मैं बेस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, काम करने की वजह से थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे कि अगर हमें मेंटल हेल्थ सिचुएशन है और एंजाइटी फील हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आई एम ट्राइंग टू मूव द स्लाइड नाउ। ओके, सो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड हैंडआउट जो मैंने उठाया है डायबिटीज कनाडा से। स्ट्रेस मैनेजमेंट में को मैनेज करने के लिए आपने किस तरह से सीक्वेंस में काम करना है। तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है ना, आप येलो कलर का अगर ये मार्क देखें कि निशाने पे लगा हुआ है मार्क, सो आइडेंटिफाई द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। प्रॉब्लम कहाँ एग्जैक्टली हमको हो रही है। दवाई लेने में प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने में हो रही है, और फिर ये देखें कि उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है। और मैं आज पर्पसली एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू रिलेट टू डायबिटीज, लेकिन एक्चुअली ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि आपको अपनी लाइफ में हर स्ट्रेस के उसमें सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे साथ। अगर आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑटोमेटिकली चीजें थोड़ी स्लो डाउन होने लगेंगी या सॉल्व होने लगेंगी। आप फिर स्ट्रेटेजाइज करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब जैसे बत्ती जल गई कि हाँ अब मुझे करना कैसे है, हाउ वुड आई कोप विद द सिचुएशन। जिसमें कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रॉब्लम को फोकस करके कोपिंग कर रहे होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर अगर मुझे लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं रोज 1 घंटा वॉक करूंगी, इससे तो मुझे स्ट्रेस हो रही है, तो आपने कहा अब मैं सिर्फ 30 मिनट्स वॉक करूंगी, मे बी मैं सिर्फ 20 मिनट्स वॉक करूंगी, हफ्ते में 4 दिन वॉक करूंगी। तो यू स्ट्रेटेजाइज हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेस। उसमें समटाइम्स क्या होते हैं कि आपको सेल्फ फोकस्ड कोपिंग करनी पड़ती है, जिसमें आप बाहर के लोगों से हेल्प नहीं लेते बल्कि अपने आप से हेल्प लेते हैं, अपने आप से बात करते हैं व्हाट वर्क्स फॉर मी, मेरे में कितनी एबिलिटी है,
क्योंकि गोल्स बनाने में और मैनेजमेंट करने में समटाइम्स हम लोग काफी ऑप्टिमाइज्ड हो जाते हैं। अगेन आई एम ट्राइंग टू कीप इट फोकस फॉर द डायबिटीज मैनेजमेंट। अगर हम इसको दूसरी तरफ करके लेके जाएं, अगर हम सोचें किसी को कोई भी स्ट्रेस हो रही है, आप लोगों की पर्सनल स्ट्रेस है, आप लोगों की कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको परेशान कर रही है, एंग्जाइटी बढ़ा रही है, तो हमेशा कोशिश करो कि पहले सोचो कि उसका रीजन क्या हो सकता है, उसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और फिर देखो कि हाउ, कैसे मैं उसको सॉल्व करती जाऊंगी। किसी की मदद मुझे चाहिए, मैं किससे बात कर सकती हूँ, मेरा कोई फ्रेंड है। समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हमें अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली, फ्रेंड, भाई बहन, उनसे बात करें। किसी में हमें लगता है कि हम किसी से बात ना करें। तो वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो हमें बताता है कि डज इट हेल्प और इट डजंट हेल्प, यानी इवैल्यूएशन। मैंने 2 प्रॉब्लम देखी, मैंने कुछ किया, अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट फीजिबल मेथड। इफ इट हैपेंस नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट अगेन। इफ समथिंग डजंट वर्क, इट्स ओके, we will just need to decide we will not do that again। ठीक है ना। समटाइम्स बात करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, समटाइम्स बात ना करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बट दैट्स हाउ यू नो व्हेन वंस यू इम्प्लीमेंट दोस। डायबिटीज मैनेजमेंट में भी ये होता है कि अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज की ड्यूरेशन मैंने कम कर दी है तो उससे मुझे हेल्प होगी, sometimes it works, sometimes it doesn't work, so you need to work on different strategies कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम 20 मिनट्स वॉकिंग में नहीं है, प्रॉब्लम अकेले बाहर जाने में है। maybe you need to find a buddy, right? So that's how you work around your goals and then you plan to implement the solution। so आपने जो solution आपको बेस्ट लगा, आपने उसको चेक मार्क करा कि अब मैं नेक्स्ट टाइम ये करूंगी। आई पर्पसली यूज एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि हम सबका मेन प्रॉब्लम है। हम लोगों को अक्सर लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, कैसे करें, और सबकी बात नहीं करी, हम में से कुछ लोगों को लगता है। तो उनके लिए मैंने ये एग्जाम्पल पर्पसली यहाँ रखी थी कि अगर किसी भी चीज से आपको स्ट्रेस हो रही है, try different solution, evaluate the solution and then implement the right solution for you। Any questions so far? तो आगे ये वाली जो डायग्राम है, ये बेसिकली उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं कि हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं। मैंने एग्जाम्पल्स यूज की थी प्रोफेशनल हेल्प और एक्सरसाइज की, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है जैसे योगा कर रहे हैं मेंटल फिटनेस के लिए। सोशल सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप जाके लोगों से मिलते हैं जो आपके सेम एज ग्रुप के होते हैं, सेम कंडीशंस के साथ होते हैं। कुछ लोग गेम्स खेलना पसंद करते हैं, छोटे जो बोर्ड गेम्स होते हैं, कुछ और डिफरेंट किस्म के कार्ड गेम्स होते हैं, वो खेलते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि स्लीपिंग एंड रेस्टिंग रियली हेल्प देम। कुछ लोग पसंद करते हैं कि इफ आई मार्क डाउन माय रूटीन, इफ आई राइट डाउन एवरीथिंग, दैट रियली हेल्प्स। तो ये डिफरेंट समझ ले स्टेशन है उन स्ट्रेटजीज के, एंड इट डजंट मीन के यू हैव टू यूज ऑल ऑफ देम, यू यूज व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। ठीक है। जो नेक्स्ट आ जाता है वो इम्यूनाइजेशन का आ जाता है। इम्यूनाइजेशन का टॉपिक काफी इलेबोरेटिव है आजकल के हिसाब से, स्पेशली विद कोविड-19, बट आई कीप इट फोकस फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। डायबिटीज के मैनेजमेंट, जो लोगों को डायबिटीज होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी इम्यूनाइजेशन अप टू डेट होनी चाहिए। जिनको डायबिटीज होती है या ब्लड शुगर इवन वेल कंट्रोल भी होते हैं, दे आर स्टिल एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वैक्सीन के थ्रू वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फ्लू वैक्सीन, अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, पीपल हु आर लिविंग विद डायबिटीज, उनको हर साल फ्लू वैक्सीन लेना चाहिए। इसी तरह एक और वैक्सीन होती है निमोनिया वैक्सीन, जिसको हम कहते हैं न्यूमोवैक्स 23। ये वैक्सीन जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस लेनी होती है और फिर हर 5 साल में लेनी होती है। जो लोग 65 के हो जाते हैं उनको 65 के होने के बाद सिर्फ एक दफा लेनी होती है। ये दवा हमें निमोनिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और जैसा कि मैंने बोला कि डायबिटीज के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा खतरा होता है इन्फेक्शंस का, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो एनुअली फ्लू वैक्सीन लगाएं और एवरी 5 years में निमोनिया वैक्सीन लगाएं। वो भी once you turn 65, you only need 1 booster। As per the time these days, COVID-19 जो पैंडेमिक हमारे ऊपर आया हुआ है, इसकी वजह से COVID vaccine is also highly recommended for all age groups, or even with diabetes, without diabetes,
it is highly recommended, and they are recommending boosters every 6 months. So that's also as per the recommended guidelines from World Health Organizations and obviously Health Canada. So आगे ये सारी vaccines के बाद तीनों flu, COVID and pneumonia. Obviously, the choice is up to you, but I would highly recommend for your safety, as per all the clinical evidences and research, we should do it. Any question about immunization? What about the tetanus? Tetanus is usually recommended once in 10 years. And usually what doctors would do when someone has an injury from an external material, जैसे कि अगर आपको कोई कील लग जाती है तो लोहे का इंटरेक्शन हुआ है आपकी बॉडी के साथ, या पत्थर पे घिस गए हैं, या कोई और ऐसी चोट लग गई जिसमें एक्सटर्नल मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हुआ है या घसा है, स्किन एक्सपोज हुई है, बॉडी एक्सपोज हुई है, तो टेटनस इज रिकमेंडेड एंड इट्स गुड फॉर once in 10 years. Any age limits for? No. I think tetanus is, as per my knowledge, I can definitely look into that. मगर जहाँ तक मुझे पता है, tetanus is for any age group. और मुझे लग रहा है, मुझे 2004 में शायद लगी थी जब मैं आई थी प्रेगनेंसी के दिनों में शायद. तो अब तो वो 18 years हो गए हैं, तो I should go and that's something we can talk with family doctors. Usually मुझे भी जो लगा था, I think पहला मेरे शायद ही लगी थी, वो भी मुझे 12-13 साल हो गए, and then I got the tetanus. But it's so funny, when you're a healthcare worker, you get all of these vaccines. So tetanus is one of those. So I think जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, almost अभी 10 साल हो जाएंगे, तो मैंने तब दोबारा लगवाई थी फिर वो. So maybe something we can discuss with the family doctor. I don't have a nurse with me, otherwise it will be a very good question for the nurse. But I can definitely find out. ये जो आप मेडिसिन बता रही हैं, ये नमूनिया के लिए बता रही हैं? नमूनिया वैक्सीन की, हाँ, नमूनिया वैक्सीन है ये. अच्छा, तो ये कब लगवानी चाहिए? ये जिसको डायबिटीज हुई है, जब डायग्नोस होती है तब एक दफा लगती है, फिर हर 5 साल पे. ओके. आपको है डायबिटीज ऑफ द? नहीं अच्छा, हाँ, नहीं, जिनको डायबिटीज, इवन प्री डायबिटीज में भी इतना नहीं करते डॉक्टर्स कोर्स, लेकिन जिनको डायबिटीज डायग्नोस हो जाती है प्रॉपर, जैसे उनका नंबर्स हाई आ रहे हैं, तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि उनको नमूनिया वैक्सीन हम लगा दें, या निमोवैक्स 23, और फिर उनको 5 साल के बाद एक दफा, once hit 65 then only once. ओके. और अगर आप कह रही हैं, सॉरी सुधा, कह रही हैं कुछ? हाँ जी, मैं कह रही हूँ, मुझे 2 दफा हो चुका है ना. बचपन में एक दफा हुआ था, फिर एक दफा मुझे 94 में हुआ था, तो मैंने कहा शायद कोई और प्रॉब्लम ना हो, मैं पूछ लूं. नहीं, मुझे इसका नहीं है, इससे मैं तो सिर्फ आपको डायबिटीज गाइडलाइंस का ही बता रही थी. ठीक है. सॉरी, आप कुछ कह रही थी गुलनाज? जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने भी कहा था ना कि ये निमोनिया वाली जो है वैक्सीनेशन, ये इफ यू आर डायबिटिक एंड यू आर 55 years old, 65 तब लगवानी है. नहीं, if you are diabetes, नहीं, if you are living with diabetes, definitely at the time of diagnosis, every 5 years, after 65, 1 booster. यानी अगर आप डायबिटिक के साथ भी रह रहे हैं तब भी आफ्टर 55 years आपको लगवानी है? हाँ, मतलब 55 नहीं, 65 मैं बोल रही हूँ. ओके, 65, सॉरी. हाँ, 65 के बाद एक दफा. Only once. तो होता क्या है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज हुई 55 साल की उम्र में, राइट, उसने 55 में लगाया, 60 में लगाया, 65 में लगाया, और बस फिर डन हो गया. 65 में लग गया ना, तो डन हो गया. अभी तो राउंड फिगर थी, इतनी इजी एग्जांपल थी. किसी ने मिसाल के तौर पर 52 साल में डायबिटीज हुई है, उसने 52 में लगवाया, 57 में लगवाया, 62 में लगवाया, अब उसको एक दफा 65 के बाद लगवाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द एंड. अच्छा, रिंतु भाटिया ने हाथ खड़ा किया था. जी अंबर, सॉरी, मैं जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, तो उनको तो ये फ्लू वाली जो है बूस्टर डोज नहीं लगी. उनको तो पहली बार भी जब डायग्नोज हुआ था तब भी नहीं लगी, और अभी भी बीच में भी नहीं लगाई उन्होंने. नमूनिया की बात कर रही है कि फ्लू की बात कर रही है?
ये आप जो ये वाली हाँ, नमूना वैक्सीन नहीं, तो ये डॉक्टर से आप बात करें, उनको लगनी चाहिए। इट्स स्ट्रेट फ्रॉम द गाइडलाइंस दैट एवरी पेशेंट जिसको डायबिटीज डायग्नोस हो उसको एक पहली दफा तो उसी वक्त लगता है जब डायग्नोसिस, अब आपके हस्बैंड का लेट हो गया कोई मसला नहीं है, अब लगा देंगे उन्हें, फिर आज से every 5 years until he turns 65। ठीक है, थैंक यू सो मच। मगर ये इवन बहुत सारे वो अकेले नहीं है, मेरे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं डायबिटीज 10 साल से है, कभी नहीं लगाया, तो हम रिकमेंडेशन राइट अवे फैमिली डॉक्टर को दे देते हैं कि विल बेनिफिट फ्रॉम न्यूमोनिया वैक्सीन। उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि वो ये वाली लगनी चाहिए वैक्सीन? हाँ, क्योंकि फैमिली डॉक्टर समटाइम्स इट स्लिप्स आउट ऑफ देयर माइंड, इट्स ओके, मगर ये कि बाकी हम लोग तो इसीलिए एजुकेटर्स इंकरेज करते हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए। हरीश अंकल कुछ कह रहे हैं। बट मेरे हस्बैंड मैं ये कह रहा था वो 27 इयर्स डायबिटिक, उन फार्मास्यूटिकल्स में मतलब डायबिटीज के लिए काम कर रहे थे, तो हो सकता है वहां पे तो नहीं ऐसा कुछ, मतलब वो फार्मास्यूटिकल्स में थे तो वहां तो कुछ ऐसा नहीं था, तो उनको जब खुद को डायबिटीज हुई है तो अभी उनके लिए मेरे को, उन्होंने खुद भी नहीं कभी ऐसे सोचा यहाँ पे गाइडलाइंस होंगी? हाँ, नहीं, डायबिटीज की तो फुल गाइडलाइंस है, ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी हमारी तो जो डायबिटीज कनाडा के थ्रू क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस है वो एवरी 3 इयर्स में अपडेट होती हैं, और अगर बीच में भी कोई नई चीज आ जाए वो लोग डाल देते हैं उसके अंदर कि जी रिवीजन आया है उसका। ठीक है, थैंक यू सो मच। सॉरी अंकल, आप बोले। अब मैं ये पूछ रहा था कि ये जो है न्यूमोवैक्स है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम निमोनिया के लिए है? जी हाँ, निमोनिया के लिए। दोज हु आर लिविंग विद डायबिटिक कंडीशंस उनके लिए ये मस्ट है? जी हाँ, बिल्कुल, यही हम रिपीट कर रहे हैं कि जिनको डायबिटीज है उनके लिए निमोनिया वैक्सीन का एक डोज लगाना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, फिर एवरी 5 years। अगर अभी तक ना लगाया हो, जैसे अब सो आई एम अबव 65, आई एम नो इन 78 ईयर, तो मैंने हाँ, तो और आपको डायबिटीज है अंकल? या आई एम लिविंग विद कंडीशन ऑफ डायबिटीज या, तो हाँ, मुझे तो लगाना चाहिए? आई वुड सजेस्ट, मेरी रिकमेंडेशन है कि लगाना चाहिए। आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी बात कर लीजिए, एक डोज ही लगेगी आपको बस, फिर आपको जरूरत नहीं है कोई बूस्टर लगवाने की। Okay, I will ask from my family. He never mentioned it, yeah. Never suggested, yeah, never prescribed. Yeah, because uncle, maybe we assume that you already got at 65. So, mashallah, you are already 78. So, हो सकता है वो समझ रहे हो कि आपने 65 में लग गया है, तो आपको जरूरत नहीं है, 13 साल हो गए तो हो सकता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि no blame to anyone, maybe he just misunderstood कि you already got it. Naturally. बाकी यहाँ तो फैमिली डॉक्टर को आप ही बताना पड़ता है वैसे ना। हाँ, और बेस्ट यही है कि अपनी हमारी सेहत है, हम खुद ही ख्याल रखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, you must be doctor of your own health। बिल्कुल बिल्कुल। चले आगे। Any more question? I hope I'm not missing anyone. एक चैट में एक I think कोई स्टेटमेंट है, let me see. Oh, टेटनस का गुलनाज नहीं लिखा था। Perfect. ठीक है जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड यस, अब जो है टॉपिक वो सिक डे मैनेजमेंट एंड डायबिटीज है। इट्स वेरी वेरी फोकस्ड फॉर द पीपल हु आर लिविंग विद डायबिटीज। सो जिनको डायबिटीज नहीं है, मैं इसको बहुत क्विकली तेजी से करूंगी, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगी, क्योंकि जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जिनको डायबिटीज है उनके लिए ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बट आई रियली वांट टू एम्फसाइज के जिन जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए जब हमारी तबीयत खराब हो। अगेन इट इज स्ट्रेट फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, डायबिटीज कनाडा की वेबसाइट से मैंने लिया है। इसका जो मेन बेसिक आउटलाइन है वो ये है कि ये वाला जो बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है ना, इसमें इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन हो, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर और एक्सेसिव एक्सपोजर टू हीट और ह्यूमिडिटी विदाउट ड्रिंकिंग इनफ, आप यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। इस सूरत में नॉट ओनली यू ड्रिंक वाटर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, you need to stop your diabetes medication and oops sorry मैंने जल्दी से बढ़ा दिया उसको। So especially the diabetes medication that
they lead to hypoglycemia. उन दवाइयों के नाम मैं आपको आसान लफ्जों वाले बताऊंगी, तो उन दवाइयों को जिनको फौरन रोक देना चाहिए, डायामाइक्रॉन आप लोगों ने नाम सुना होगा, या ग्लिक्लाजाइड के नाम से ये दवा जो है रोक देनी चाहिए। बहुत कॉमन दवा है, अक्सर लोग इस पर होते हैं। अगर आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो रहे हैं, आपका 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, तो आपको टेम्परली ये दवाइयां रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यू रखेंगे और आप खाना भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, तो यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और लो ब्लड शुगर। इसके अलावा डायबिटीज का तो ये हो गया, लेकिन क्यों मैंने ये सेशन अभी इस सेशन में ये ऐड करा, वो इसलिए है कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है या कोई और बीमारी है, तो इसमें 2 दवाइयों का और है जो बहुत कॉमन है। वो है एक तो ब्लड प्रेशर की दवा, वो भी डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में रोक देनी चाहिए टेम्पररीली। मैं ये नहीं कह रही हमेशा के लिए रोक दें। अगर आपके सिम्टम्स 24 घंटे तक हैं तो आप इन दवा को सिर्फ जब तक आपके सिम्टम्स रहेंगे रोक देंगे। उनमें आ जाते हैं हमारी ब्लड प्रेशर की और हार्ट की दवाइयां भी। बहुत सारे मुश्किल नाम लिखे हुए हैं, लेकिन एक दवा जो आप लोगों ने बहुत दफा देखा होगा, जो कि प्रिल पे जिनका नाम खत्म होता है, पेरिंडोप्रिल, लिजिनोप्रिल, प्रिल पे जिसका नाम खत्म होता है वो दवा। और दूसरी दफा जो है रेमिप्रिल, आप लोगों ने ब्लड प्रेशर का नाम सुना होगा। और दूसरी जो सार्टन पे जिनका दवाइयां खत्म होती हैं, कैंडेसार्टन, लोजार्टन, एर्बसार्टन, ऑल्मीसार्टन, वेलसार्टन। जो सार्टन और प्रिल, ये 2 जो दवाइयां एंड हो रही हैं, ब्लड प्रेशर और ये हार्ट की दवाइयां हैं, इन दोनों दवाइयों को टेम्पररीली रोक देना चाहिए इफ यू हैव डिहाइड्रेशन सिम्टम्स फॉर मोर देन 24 आवर्स। प्रिल और सार्टन के अलावा जो एक और दवा है वो है कोवर्सिल। कोवर्सिल का नाम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये भी एस इनहिबिटर्स में आता है फॉर ब्लड प्रेशर। कुछ लोग वाटर पिल्स पर होते हैं, अगेन इट हैज नथिंग टू डू विद डायबिटीज, बट यस अगर आप वाटर पिल्स पर हैं, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड जो कि HCLTZ के नाम से लोग जानते हैं अक्सर, ये दवाइयां अगर आप खा रहे हैं या सिंपल आपको वाटर पिल्स के नाम से पता है, वो भी रोक देनी चाहिए। मेटफॉर्मिन, ये भी बहुत कॉमन दवा है डायबिटीज की। इसके अलावा अभी नई दवा है, तकरीबन 5 या 8 साल पुरानी है ये दवा, इन्वोकैना, जार्डियंस और फॉक्सीजा। ये तीनों दवाइयां एक ही फैमिली के मेंबर हैं, और कोई इन्वोकैना पर होता है, कोई जार्डियंस पर होता है, कोई फॉक्सीजा पे। ये दवाइयां भी टेम्पररी रोक देनी चाहिए। तो डायबिटीज की कौन कौन सी हो गई? मेटफॉर्मिन, और ये वाली जो नई दवा आई है इन्वोकैना, जार्डियंस, फॉक्सीजा, और तीसरी मैंने बोला था ग्लिक्लाजाइड, डायामाइक्रॉन वगैरह। ये तो डायबिटीज की हो गई। फिर वाटर पिल्स हो गया, और ब्लड प्रेशर और दिल की दवा हो गई। इन दवाइयों को अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं फॉर मोर देन 24 आवर्स, तो टेम्परेली वी कैन स्टॉप दैम। एंड अगेन इट इज स्ट्रेट फ्रॉम द डायबिटीज कैनाडा गाइडलाइन, तो ये बिल्कुल आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो कर सकते हैं। इधर कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी पेन मेडिकेशंस हैं, मैं पर्पसली उनको डिटेल में जाऊंगी क्योंकि वो कोई रेगुलरली थोड़ी लेता है। मतलब हम ये नेप्रोक्सन वगैरह या वोल्ट्रान हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये तो हम तब लेते हैं जब हमें कोई दर्द की सिचुएशन होती है। ज्यादा प्रॉब्लम उन दवाइयों की होती है जैसे ब्लड प्रेशर, वाटर पिल्स, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, जो कि हम रेगुलरली ले रहे होते हैं। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की दवा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट और डायबिटीज की दवा का प्रॉब्लम है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यस गुरनाज। इसमें आपने पेन मैनेजमेंट वाली में टाइलेनॉल नहीं लिखी, वो ले सकते हैं? एक्चुअली ये गरी से पूरा ये वहीं से हमने उठाया है, डायबिटीज कनाडा से, उन लोगों ने भी ऐड नहीं किया, तो आई थिंक डेफिनेटली टाइलेनॉल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो रेगुलरली ले ही रहे हैं ना, तो वो टाइलेनॉल लेते रहे, फिर नेप्रोक्सिन को स्टॉप कर दें या आइबुप्रोफेन, एडविल को स्टॉप कर दें। और बाकी ये क्योंकि सेशन कंटिन्यूड था, मैंने पर्पसली इसको ब्रेक नहीं करा। उन्होंने भी यही कहा कि कॉल योर हेल्थ केयर टीम, डाइटिशियन, नर्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और गो टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट इफ you cannot drink enough fluids, if you don't know which medication to stop, if you don't know how to adjust your insulin, if you have been told to check your ketones, or if you have any of the following that are not getting better, meaning vomiting, diarrhea, stomach pain, frequent urination, extreme thirst, weakness, difficult breathing or difficulty breathing or fever। ये तो आप लोगों को भी पता है कि अगर तबीयत बेहतर नहीं हो रही है तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर या फिर अपने हॉस्पिटल में जाना चाहिए आप लोगों को।
अब आ जाते हैं vitamins and supplements के ऊपर. Any questions so far? So what are the signs of dehydration, please? Signs of dehydration can be different with different people, but most of them are dizziness, drowsiness, weakness, unable to focus, and it's mostly the general weakness. और वो लोग focus नहीं कर पा रहे होते जब उनको dehydration हो रही होती है. Further depth में जाएं तो they can look from the skin still start as wrinkling, लेकिन these are the next level dehydration. The first level of dehydration is drowsiness, weakness, and dizziness. So if urine is yellowish, that is also a sign of dehydration? No, that is not. No, that is not. People think like that. It's basically क्या होता है जब हम पानी कम पीते हैं, it's a concentrated urine. That's all. तो अगर आप पानी दिन में आप से 3 ग्लास पिएंगे तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मगर इट डजंट मीन कि मैं डिहाइड्रेटेड हूँ. ठीक है ना. डिहाइड्रेशन के फिर डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यूरिन अगर येलो है तो उसका मतलब है कि मैं पानी कम पी रही हूँ. इट इज द साइन ऑफ आई एम नॉट ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड्स, आई शुड ड्रिंक मोर. तो ये आप डेफिनेटली, ऐसी बात नहीं है कि हम इस फैक्ट को इग्नोर करेंगे. वी विल नॉट इग्नोर द फैक्ट, बट वी विल कंसिडर इट एज अ रीजन. एक और रीजन होता है फॉर येलोइश यूरिन. समटाइम्स हमारी डाइट में या हमारी दवाइयों में कोई ऐसी चीज होती है जिसमें येलो पिगमेंट होता है. That also makes our urine yellowish or orangish. तो वो भी हर बंदे का डिफरेंट होता है. तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा नॉर्मली तो यूरिन सही होता है, मैं पानी भी उतना ही पी रहा हूँ, फिर भी ऐसा आ रहा है, that's something you may discuss with your family doctor वो या फार्मासिस्ट के भाई कि मेरी दवाइयों में कोई चीज चेंज हुई है क्योंकि मुझे ये शिकायत हो रही है. तो you are absolutely right, uncle. Never ignore any fact, but it has nothing to do with dehydration. It has nothing. This can be also be with vitamin B complex. Urine can be yellow. I don't know, आंटी. हाँ, अगर आपको किसी ने बताया है हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने तो I can refer it back to them. अगर ये it happens when you take the vitamin B complex. हाँ, मेरे पास नहीं है इसकी एकदम सॉलिड नॉलेज, मगर मुझे ये पता है कि कुछ दवाइयों की वजह से होता है. तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यू विल डिस्कस विद योर फार्मासिस्ट और योर फैमिली डॉक्टर इफ इट इज रिलेटेड विद योर मेडिकेशन. ठीक है. अच्छा, तो आ गए यहीं से हम विटामिन्स और सप्लीमेंट्स पर आ गए. तो सप्लीमेंट्स का एक वर्ड यूज किया जाता है बेसिकली कि जब हम डाइट में चीजें ले रहे होते हैं और वो मुकम्मल नहीं होती, कम होती है जरूरत से, तो हमें उसको ऊपर से एड अप करना पड़ता है. तो जो एड अप होता है, जो उसको सपोर्ट करता है, वो सप्लीमेंट्स कहलाते हैं. वो सप्लीमेंट्स विटामिन्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं और दूसरी चीजें भी हो सकते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह के जो मिलते हैं वो भी सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. तो थोड़ा थोड़ा करेंगे इसको, और जहां पे हमें लगेगा कि इसको और इलैबोरेट करना है, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी. तो विटामिन्स एंड मिनरल्स पे सिंपल एक जनरल है कि होते क्या हैं ये. बेसिकली दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जब हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो हम अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़े न्यूट्रिएंट्स, मेन न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो जो है ना, वो हमारी बॉडी में मेन फंक्शंस कर रहे होते हैं, उनका एक अलग कैटेगरी है. कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो न्यूट्रिएंट ही, आप लोगों को पता ही. और अभी जब मैं डायबिटीज और हेल्दी ईटिंग की बात करूंगी तो कार्बोहाइड्रेट की बहुत बातें करूंगी उसके अंदर. लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह होते हैं, और ये थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन बड़े बड़े काम करते हैं बॉडी के अंदर. बेसिकली ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना, उनके अंदर उनको वो कंडक्ट करते हैं, उनके यहाँ कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और ये हमें डिफरेंट फूड से मिल जाते हैं. अगर हम फूड गाइड को फॉलो करें और हम कोशिश करें कि हमारे हर खाने में 2 डिफरेंट कलर की सब्जियां हों, हमारे हर खाने में एक वेजिटेरियन सोर्स से या एनिमल सोर्स से कोई प्रोटीन जरूर मौजूद हो, हमारे हर खाने में एक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे होल व्हीट चपाती हो, या जैसे ब्राउन राइस है, या जैसे किनुआ है, अच्छे वाला. अगर इवन नॉर्मल चावल भी आप लोग खाते हैं, कंट्रोल्ड पोर्शन में है. तो अगर आप ये प्लेट इतनी रंग बिरंगी है कि सब्जी भी है तो दाल भी है तो थोड़ा सा चावल भी है, ये रंग बिरंगी प्लेट आपको
कंफर्म करती है, इंश्योर करती है कि हमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स तो एक ही खाने में मिल गए। मगर आप हर खाने में खाएंगे तो इट इंश्योर्स दैट योर डेली इनटेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इज रियली गुड। तो अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नहीं खा पाते वो हेल्दी खाने, या कोई और रीजन की वजह से, या कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से हमारी जो बॉडी है वो इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रही और उसको इनफ सप्लीमेंट्स नहीं मिल रहा है खाने से, और हमें उनकी डेफिशिएंसी होने लगी है। तो ऐसी सूरत में हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो अब यहाँ पे जो ये वाली जो स्लाइड थी ये बेसिकली इसलिए बनाई गई थी हमने कि विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंटेशन क्या स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। ये एक मिथ है, वो मैंने पहले एड्रेस करी है, क्योंकि अक्सर लोगों को समझते हैं कि सप्लीमेंट्स विल ओनली प्रोवाइड if you are not eating well or if you are feeling stress, it's very important that you should take more vitamins. अक्सर लोगों को ऐसा लगता है। तो बेसिकली वैसे ही है कि आप अपने हेल्थ के प्रोफेशनल से बात करें, अपना ब्लड वर्क कराएं। अगर आपको डेफिशिएंसी है then you should take the supplements as well as include that from your diet. कभी कभी क्या होता है, आंटी ने विटामिन B12 की एग्जांपल दी, बहुत अच्छी एग्जांपल है कि विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होती है हम वीक फील करते हैं, लैक ऑफ एनर्जी, सारे सिम्टम्स आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बस जाके खुद से खाना शुरू कर दी, क्योंकि मेरी सहेली को भी यही हुआ था, उसने भी विटामिन B12 खाया था तो मैं भी यही खाऊंगी। आपने क्या करना है, आप जाके डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना ब्लड वर्क कराएंगे और फिर वही सप्लीमेंट लेंगे जो आपको मिसिंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मल्टीविटामिन्स खाए चले जा रहे हैं लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो इसीलिए सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। और इसी तरह अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रही है तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं, विटामिन्स खाना स्टार्ट ना करें। तो विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट्स सिर्फ उसी वक्त जरूरी हैं जब आपकी बॉडी में उसकी कमी हो और आप खाने से उस कमी को पूरा ना कर सकें। कुछ खाने ऐसे भी होते हैं विटामिन्स ऐसे भी होते हैं जो खानों में हम उनकी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपको बोलूं कि फॉलिक एसिड को जो है आप खाने से पूरा कर लो, तो उसके लिए दवा लेना जरूरी है। हाँ, अगर डेफिशिएंसी मुझे नहीं हुई है और मैं अच्छा हेल्दी खाना खाती हूँ तो फिर मुझे जरूरत नहीं है सप्लीमेंट लेने की। अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो सप्लीमेंट लो। एक और एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में आ रही है आयरन की। आयरन डेफिशिएंसी अक्सर लोगों को हो जाती है, पहले हम समझते थे सिर्फ वुमेन में है, अक्सर मैन में भी हो जाती है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर उन आयरन डेफिशिएंसी जब होती है या फेरिटिन लेवल्स लो हो जाते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि यस आप डाइट में ऐड कर लें, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ऐड कर दें, आप ये सारी मैं उनको सोर्सेस प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन होता क्या है कि अवेलेबल नहीं होता। वो मैंने खा तो लिया पर नॉट नेसेसरली वो बॉडी में जाके उन स्टोर्स को अप करेगा, तो सप्लीमेंटेशन की फिर जरूरत आ जाती है। तो फिर आपको हम रिकमेंड करते हैं कि आयरन के सप्लीमेंट्स लें, जो कि बहुत लोगों को बहुत भारी फील होते हैं, उनसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डाइजेशन नहीं होती है, तो आयरन के सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं और थोड़ा उसके साथ में विटामिन सी ऐड करवा दिया जाता है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। मगर यहाँ बॉटम लाइन ये था कि सप्लीमेंट की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब कोई न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में मिसिंग हो या आपको डेफिशिएंसी हो गई हो। Who should take supplements? Men and women over the age of 50 should consider करना चाहिए आप लोगों को विटामिन डी एंड विटामिन B12 सप्लीमेंटेशंस। वो इसलिए कि विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स हेल्थ एंड बिकॉज वी लिव इन कैनेडा एंड समटाइम्स आवर बॉडी इज नॉट एबल टू गेट इनफ सनलाइट टू प्रोड्यूस विटामिन डी फ्रॉम द स्टोर्स। That's why ये रिकमेंडेशन इस तरह से आई है। हमने ये नहीं कहा कि शुड स्टार्ट, हमने कहा है कि शुड कंसिडर। और विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो इन दोनों विटामिन की डिफरेंट रोल्स हैं मगर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज पर द रिसर्च दे हैव सीन के नॉर्थ अमेरिका में आफ्टर द एज ऑफ 50 वी हैव स्टार्टेड सीइंग डेफिशिएंसी, तो उन्होंने कहा कि इनको स्टार्ट करा दिया करो अबव द एज ऑफ 50। यस, देयर वाज अ क्वेश्चन। नो? ओके। तो और एक और जहाँ पॉइंट मुझे मिला था जब मैं अपनी रिसर्च कर रही थी कि उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि हरीश अंकल, सॉरी टू इंटरप्ट अंकल, हरीश अंकल कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बोले हरीश अंकल, आप म्यूट पर अंकल।
तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कनाडा या नॉर्थ अमेरिका में नेचुरली तो सनशाइन नहीं है, वी कांट गेट विटामिन डी फ्रॉम सनशाइन। वहाँ तो बैठ के हमारे कंट्री में तो होता है ना धूप में, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है। उसके लिए विटामिन डी वो बता रहे हैं कि मिनिमम वी रिक्वायर 800 IU इंटरनेशनल यूनिट जो है मिनिमम होना चाहिए। तो ये मल्टीविटामिन जो है उसमें मैं आई डेली टेक 1 मल्टीविटामिन, इसलिए कि उसमें 800 IU है, इंटरनेशनल यूनिट है। तो मैं तो हर वक्त ऑलवेज सिटिंग एट माई होम, सनशाइन में जाता नहीं, मिल्क वगैरह नहीं लेना, वेजिटेरियन हूँ और सारा ये फिश और कुछ नहीं है। सो आई डेली टेक 1 मल्टीविटामिन। तो या ये दैट्स ठीक गुड है। अंकल, हैं? बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं आप इसमें। बेसिकली दिस कीप ऑन चेंजिंग, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स इन सम एविडेंसेस, 800 इज रियली गुड। ये अच्छा है आपका मल्टीविटामिन, क्योंकि इससे पहले तो 400 बोला करते थे। तो अभी आई एम सो 800 हैप्पी। या और बिल्कुल ये परफेक्ट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि सनलाइट नहीं है और बोन्स हेल्थ का भी बहुत बड़ा इशू है। तो एक्चुअली आई विल बी लुकिंग इनटू दैट, क्योंकि मैंने जो मल्टीविटामिन देखे मुझे मैक्सिमम 500 इंटरनेशनल यूनिट मिला इन द मिक्सचर, लेकिन अलग से विटामिन डी 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स का मिल रहा था, चाहे वो कॉस्टको हो या मैंने शॉपर्स ड्रग मार्ट की फार्मेसी में देखा था। बट आई डिड माई रिसर्च, मे बी मैंने 1 साल या 6 महीने पहले देखा नहीं, था मेरे वहां पास जाके। पड़ा सेंट्रम की पड़ा, उसमें है 800 IU है विटामिन डी का। परफेक्ट है, तो तो दैट्स ओनली फॉर, मल्टीविटामिन का ना, हाँ, और दैट्स मल्टीविटामिन वेरी में गुड। या इंग्रेडिएंट्स में उसमें एक है, गोली में आपको सब कुछ मिल रहा है, उसमें आपको हर चीज मिल रही है, या अलग से नहीं खाना पड़ रहा। कैल्शियम है उसमें और विटामिन सी है जितने जितने। सो आई तो रेगुलरली मैं ले रहा हूँ एक मल्टीविटामिन कैप्सूल ना, काफी देर से ले रहा हूँ, उसमें ठीक और आ रहा इसका है। बेस्ट, बिल्कुल सही है। और विटामिन डी का जो टेस्ट होता है वो एक्चुअली ओहिप में कवर्ड नहीं होता। तो अगर कभी हो तो 100 साल 2 साल में एक दफा जो है वो $35 पे करने पड़ते हैं। तो आप वो करवा सकते हैं कि एक दफा बंदा देख ले कि मेरे विटामिन डी स्टोर्स कैसे हैं। ठीक है, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जी हाँ। Excuse me, what is Replevite vitamin for? Sorry, what kind of vitamin? Replevite. Replevite. REPLAVITE. Repel. Okay. ये मुझे देखना पड़ेगा, आई राइट एट द मोमेंट मुझे इसका नहीं पता। रेप्लेवाइट, ये विटामिन का मुझे लग रहा है ये कोई ब्रांड नेम है, ऐसा मुझे लग रहा है कि वाइट जो है वो विटामिन से निकला है और रेप्लिका से हो सकता है, मगर मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करती। मैं अभी बीच में मुझे टाइम मिलेगा ना और ये स्क्रीन हम शेयर नहीं कर रहे होंगे तो आई विल क्विकली सर्च एंड फाइंड आउट फॉर यू। ठीक है, I think it's Anti-allergically- probably it's about vitamin B or something. कुड बी। मैं जैसे मैंने कहा कि इस वक्त मुझे मगर ये not किस on top लिए of my है? head मुझे I want to know ये किस लिए है? मैं लेती हूँ, ये- क्यों लेती हूँ? अच्छा, मैं ये जरूर देख के बताऊंगी। अभी मैं थोड़ी देर में इस पे, जैसे हम स्क्रीन शेयर करना बंद करूंगी, देन आई विल रिसर्च एंड लेट यू नो। बरिंदर कौर, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये बताना चाह रही थी, फॉर सीनियर्स विटामिन डी टेस्ट इज फ्री। ओह, इज इट? थैंक यू, मुझे नहीं पता बिकॉज़ थी। आई गॉट इट टेस्टेड रिसेंटली। ओ, तो भाई आप फिर सब लोग करवा लें एक दफा जाके। मैं तो डर के हमारे इसलिए नहीं बोल रही होती थी कि $35 पे करने पड़ेंगे। No, I Thank got it you. done and it's free If for you have any seniors. health issue, तब भी विटामिन डी अगर आपकी फैमिली डॉक्टर रेफर कर रही है तो वो भी फ्री होता है। Is it something अच्छा। like you call it bone density के लिए? बोन डेंसिटी मास इज डिफरेंट, हाँ, लेकिन उसके लिए जो लैब में जाकर होता है वो विटामिन डी का टेस्ट होता है। अंबर, मुझे बोन डेंसिटी का मेरा लो आया था तो डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी का टेस्ट दिया था तो वो फ्री था मेरा। ओह, परफेक्ट। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने विटामिन डी का लो था, काफी लो था, उन्होंने टेस्ट 2 दफा करवाया, दोनों दफा पे करना पड़ा। नहीं, और टोरंटो में फ्री है, एज छोटी। विटामिन डी टेस्ट फ्री है। नहीं, वो अमीर आदमियों से लेते हैं, हम लोगों से नहीं लेते। नहीं, छोटी एज वाला से नहीं, छोटे एज वालों से लेते हैं। मैं अपने मियां को ये बात बताऊंगी, खुश हो जाएगा कि उनको अमीर बोल दिया था। वो तो हम अमीर हो बल्कि गए। पापा मुझसे कह रहे हैं कि
कह रहे कि इसको, और पता है क्या, एक दफा किया तो मेरे हेल्थ क्लेम में मिल गए पैसे, अगली दफा उन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं कवर करेंगे। मैंने कहा छोड़ो, कितना कितना टैक्स पेयर्स के पैसे निकालोगे, अपनी जेब से देके खत्म करो इसे। खैर पे तो कर ही जुबदा, दिया था, क्लेम नहीं मिला है। हाँ जी, मैं बताना चाह रही थी कि मैं मल्टीविटामिन यूज कर रही हूँ, क्विस्ट के कैप्सूल हैं, तो एस हेल्थ फूड वाले हैं, फूड हेल्थ वाले, वो उनकी ब्रांड की है, तो वो मैं यूज करती हूँ। अच्छा। तो वो ये हुआ कि मेरे टेस्ट हुए, ये मेरे ख्याल में 7-8 महीने पहले की बात है, मेरे टेस्ट हुए थे, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आप क्या खाती हैं इस तरह मल्टीविटामिन को लेती? मैंने कहा हाँ जी, मैं क्विस्ट के कैप्सूल खाती हूँ। तो कहती, मैंने कहा डेली का एक लेती हूँ। तो कहती हैं कि आप ना ऐसा करें, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ले लें, क्योंकि B12 जो है ना वो आपका ज्यादा है। तो मेरी एक दोस्त कहती है कि अच्छा, हाँ अक्सर हाँ, मेरी दोस्त कहती है हमारा तो B12 कम हो जाता है, तेरा ज्यादा है। मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन खाती हूँ। तो अभी मेरा दोबारा टेस्ट नहीं हुए, तो क्योंकि मेरा डॉक्टर आई चेंज थिंक हुआ। ना, हम लोग मैं इंजेक्शन मैं लेते हैं B12 के, व्हाट्स दैट फॉर? नहीं, एक्चुअली मुझे जब जिनको जरूरत नहीं। डेफिशिएंसी होती है उनको लेना पड़ता है। जब हाँ, मैं भी अपना ब्लड टेस्ट कराता हूँ, मेरा ऑलवेज B12 ज्यादा होता है। तो डॉक्टर से मैंने पूछा भी इसका क्या करें, ज्यादा इसका कहता है देयर इज नो, कोई ऐसा कोई नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, अगर ज्यादा हो तो इसका कोई नुकसान कुछ नुकसान नहीं नहीं, है। क्योंकि ये वाटर या सॉल्युबल विटामिन है, ये एक्सक्रीट हो जाता है। B12 तो अभी अच्छा मोस्टली 90-95% तो कम ही होता है, ज्यादा ना B12। हाँ, ये और आयरन डेफिशिएंसी और सारा करके वो प्रॉब्लम कहना, होती है अभी। मेरा हमेशा ही ज्यादा होता है B12 ना। वो कह जी रहे भी देयर इज नो डिसएडवांटेज, इसका कुछ नहीं है, अगर हाँ, और ज्यादा मॉनिटर तो इज इज वर्किंग ओके। अंकल, आप अपना मॉनिटर करवाते हैं। अभी मोहिनी आंटी एक बात बोल रही थी कि इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है आंटी, जैसे किसी को ना लो आया विटामिन B12, लेट्स से 70 से के ऊपर होना चाहिए, उनका आया 55, 60, 70 तक आया, तो डॉक्टर कहता है कि भाई सप्लीमेंट्स ले लो। लेकिन किसी का 30 आ गया, यानी बहुत कम आ गया, तो अब हम उन्हें सप्लीमेंट्स पे डाल के स्लोली स्लोली नहीं करेंगे, हम उनको डायरेक्ट इंजेक्शन लगाएंगे। उससे क्या होता है कि उनके स्टोर्स थोड़ी जल्दी ऊपर आ जाते हैं, यही वजह है। अब जैसे किसी की डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा सिवियर आएगी, उसका ट्रीटमेंट भी उतना ज्यादा फास्ट किया जाएगा। क्योंकि जैसे मिसाल, विटामिन डी का डेफिशिएंसी में 50,000 IU तक देते हैं, मेरी वाइफ बिल्कुल, लेती मैं रही एग्जैक्टली यही एग्जांपल देने वाली वीकली, थी कि अभी अंकल ने 50,000 अपनी एग्जांपल दी इंटरनेशनल। कि हाँ 800 या मैक्सिमम मैं 1000 तक रिकमेंड करती हूँ जनरल पॉपुलेशन को, जिनका विटामिन डी परफेक्ट है। लेकिन अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी रूल आउट हो गई है, तो उनको हम फिर 30,000 to 50,000 पर वीक तक ले जाते 50,000 पर वीक दे रहे हैं। हैं। बिल्कुल। तो ये एक था। अच्छा, किसी और ने भी रेज किया था हैंड, यस, सीरीन कुरैशी। यस, हम विटामिन्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये प्रैक्टिस तो नहीं की, लेकिन मैंने सुना था कि ओमेगा 3 और मैग्नीशियम जो है ना वो वेट लॉस के लिए अच्छा है अगर वो लो। लेकिन मैंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं सीरीन, आई हैवंट सीन एनी रिसर्च और एविडेंस अराउंड इट। विटामिन सी, एक आपने बोला ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट? ओमेगा जो है, ओमेगा 3, 6 और 9 ये फैटी एसिड्स होते हैं। ये बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। वेरी हेल्दी, गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, गुड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल। तो ये रिकमेंडेड है। लेकिन इनका वेट लॉस से कोई ताल्लुक है, आई डोंट नो, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मैं। और इनके भी मोस्टली या तो इनका ऑयल मिलता है या इनके कैप्सूल्स मिलते हैं। ये जो गोल्डन से है ना, इसी तरह के होते हैं विटामिन, सॉरी ओमेगा 3 के। तो जहाँ तक मैग्नीशियम भी, मैग्नीशियम का मैंने डेफिनेटली नहीं सुना। मुझे जहां तक पता है कि नॉर्मली मैग्नीशियम, जब अक्सर आप लोगों में से, आई डोंट नो सबको होता है, किसी को होता है कि अक्सर आप लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि टांग में जैसे एक नर्व्स पे नर्व चढ़ जाती है, झटका आता है, एक स्पैज्म सा मसल फील पुल होता हो है, सकता है। मसल्स पुल हो रहे हैं, और आप सोते सोते में अक्सर लोग उठ जाते हैं उस तकलीफ की वजह से। तो वो होता है मैग्नीशियम की, कुड बी बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी।
तो इसलिए उन लोगों के लिए हम राइट अवे रिकमेंड करते हैं कि वो मैग्नीशियम जो है फ्रॉम 70 to 140 मिलीग्राम्स पर डे पे चले जाएं, ताकि उनका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो। और मैग्नीशियम बहुत इजीली कवर हो जाता है, क्योंकि ये ना बॉडी के अंदर एज अ कैटलिस्ट बहुत जगहों पे काम करता है। मैग्नीशियम एक मिनरल है, बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में काम कर रहा होता है, नर्व्स के अंदर, हमारे मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा होता है। तो जैसे आप इसका सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं ये शुड बी ओके। मगर वेट लॉस से क्या ताल्लुक है, आई एम सॉरी, ये मुझे नहीं पता इसका। कितना ग्राम था मैग्नीशियम? सॉरी, कितने ग्राम की मैग्नीशियम? 70 to 140 मिलीग्राम मैग्नीशियम पर डे, क्रैम्प्स वगैरह के लिए, है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोविड के दिनों में याद है कि कह रहे थे कि विटामिन सी के साथ जिंक भी लें, तो इट्स रियली गुड फॉर। हाँ, देयर वाज सो मच गोइंग ऑन एट दैट टाइम, हम लोग भी वो सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे, लेकिन पता है कि वहां पे जो भी वो लोग बता रहे थे बहुत ऑथेंटिक नहीं आ रहा था, बिकॉज दे वर वर्किंग राइट नाउ, दे वर डूइंग द रिसर्च, दे वर शेयरिंग द रिजल्ट्स विद अस, और उसी में कुछ लोग जो है वो आगे बात, तो मैं आई डिड नॉट फील कंफर्टेबल कि विटामिन सी और जिंक बहुत मैजिकल है इसमें। लेकिन हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये काफी इसकी हाइप हुई थी, मगर अभी मैंने रिसेंटली कुछ रीड नहीं किया, लेकिन उस टाइम तक तो कोई भी ऑथेंटिक एविडेंस नहीं आया था कि भाई ये सबको शुरू करा दो। इसीलिए आपको पता है ना, उसकी एकदम हाइप अब खत्म भी हो गई, अब कोई बात नहीं कर रहा। पहले तो सबका बस नहीं चल रहा था, नींबू पानी बना बना के पीना शुरू कर दें ताकि ना हो कोविड, मगर इतना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, तो इट काइंड ऑफ स्लो डाउन एज टाइम गोज। वन थिंग, मैं ले रही हूँ मैग्नीशियम, दिस इज 500 mg है, तो इट्स टू मच? नहीं नहीं, वो तो मैंने जैसे मिनिमम आपको बोला था 500 mg, डेफिनेटली आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया होगा विद योर ब्लड वर्क। हाँ, मेरे क्रैम्प्स बहुत होते हैं ना इसके लिए। हाँ, तो इसलिए ये जो वही है, हमेशा याद रखें, व्हाट इज वर्किंग फॉर वन पर्सन इज नॉट फॉर द अदर पर्सन। 70 to 140 150 मैंने बहुत ही सेफ आपको रेंज बताई है फॉर एवरीवन। आंटी की एग्जांपल इज डिफरेंट बिकॉज आंटी माइट वुड हैव अदर कंडीशंस एज वेल, ठीक है? एम्बर जी एक क्वेश्चन, मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरा ख्याल आप कुछ बता रही थी टेटनस के बारे में, वर यू टॉकिंग अबाउट इट? वी वर टॉकिंग अबाउट वेरियस इम्यूनाइजेशंस, तो हमने टेटनस की भी बात करी, हमने फ्लू की बात की थी और निमोनिया वैक्सीन की बात की थी। अब मैंने वो मिस कर दिया, somehow I started little late। तो टेटनस का इंजेक्शन मैंने जब से लिया है, मेरे को स्किन में प्रॉब्लम हो गई है। आई डोंट नो कि क्यों दिया मुझे डॉक्टर ने ये। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा भी पूछता है कि टेटनस का क्यों लगाया। मैंने क्वेश्चन नहीं उसको किया, मेरे को जब से उसने लगाया है मेरे स्किन में रैश है, कलरिंग, डिफरेंट कलरिंग हो गई है। इससे क्या हार्म हो सकता है? आंटी, मुझे इतनी डिटेल में बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, पर आई एम रियली सॉरी टू हियर कि इतना आपको परेशानी उठानी पड़ी टेटनस से, क्योंकि यकीन करें हमें तो बिल्कुल प्रेग्नेंट औरतों को लगा दिया जाता है सारों को, कि एवरी वुमन आई थिंक ऑन देयर 27 और 32 वीक्स पे सबको टेटनस का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं यहाँ पे। तो मेरे को उसने आज से 6 महीने पहले, 4-6 महीने पहले एक तो B12 का इंजेक्शन लगाया और उसी के साथ में ही उसने दूसरी बाजू पे टेटनस का लगाया। मेरी बांह पर तब से रैश होनी शुरू हो गई है जिस्म पर। तो व्हेन आई आस्क्ड, से बोलता है आई डिडंट डू एनीथिंग, इट वाज दैट मे बी ड्यू टू योर कैटरेक्ट सर्जरी। कौन सी सर्जरी आंटी? कैटरेक्ट की इनकी हुई थी सर्जरी, तो उसके इन्फेक्शन हो शायद, उसके लिए लगाया टेटनस का। ही इज नॉट ए आई डॉक्टर। पता नहीं आंटी, आई कैन से दैट। ये तो फैमिली डॉक्टर है, मगर पता नहीं मेरे को भी जिससे भी बात किया, आप पूछते नहीं हो कि क्यों लगा रहे हैं ये इंजेक्शन? मैंने कहा मैंने नहीं पूछा। उसने एक B12 का एक बांह पे लगा दिया, दूसरे पे टेटनस का लगा दिया। तब टेटनस का वो कह रही है ना कि एवरी 10 years लगता है, तो मे बी दैट्स व्हाई दे। पर इनकी एज डीओ होगा तो इसलिए लगा दिया होगा उन्होंने। नहीं, इनकी एज भी तो ज्यादा नहीं होगा। क्या चीज आंटी? इन केस क्या? एज भी तो ज्यादा है ना, तो आप 65 के बाद कहते नहीं लगाते। पता नहीं आंटी, बेस्ट यही है कि डॉक्टर से बात की जाए, जो जैसे आपके बेटे ने भी कहा मोहिनी आंटी, के कोई भी ऐसी सिचुएशन में बेस्ट ये रहता है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ जानता है,
वो he आपके पास doesn't want to admit that he has done anything wrong. मैंने उसको Yeah, कई no, बार it's बोला not जब से blaming ये him. किया है this has हाँ, happened to me. ये that is दूसरे why डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, आप उनसे मैं ये भी नहीं कह रही कि हम उनसे कहें कि वो बस हमें एक बैकग्राउंड बताएं कि व्हाई इट वाज गिवन। और अब जहां तक स्किन की बात है, अब आपकी स्किन कैसी है, मतलब अभी तक स्टिल यू आर हैविंग साइड इफेक्ट्स? Yeah. Yeah, I think maybe you need to see this skin specialist, क्योंकि skin specialist में see and what could have brought these reactions, तो हो सकता है वो उसके कोई कारण बताएं आपको, थोड़ा आपको क्योंकि I think all you are looking for answers, आप Yeah. चाहते हैं बस आपको कोई एक्सप्लेन करे, और सैडली मेरे पास तो उसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं बता रहा तो मे बी स्किन स्पेशलिस्ट कैन हेल्प यू विद दैट। नहीं अंबर, ऐसा भी होता है कि बहुत रेयर केसेस में कुछ लोगों को टेटनस के इंजेक्शन से रिएक्शन होता है। आई सॉ मेनी पेशेंट्स, यस। ओके, क्योंकि मैंने एज अ नर्स काम किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें टेटनस से भी रिएक्शन होता है। और कभी कभी जो है ना, किसी की अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है, तो अगर कोई एक्सीडेंट है या कोई उनको मस्क लगाना है, तो उसके लिए फिर स्किन टेस्ट करते हैं पहले, तो तब लगाते हैं। Oh, see, that's great thing. Like that's why initially मैंने शुरू में कहा ना, मैं अपनी नर्स को मिस कर रही हूँ। Sometimes some doctors they just prefer to do the skin test before they give the tetanus. तो आंटी आपको ये पहली दफा लगा था टेटनस का इंजेक्शन? बहुत साल पहले इंडिया में एक दफा लगा था, फिर उन्होंने समझा होगा कि आपको नहीं है एलर्जी, इससे कुछ नहीं है प्रॉब्लम, उन्होंने इसलिए उन्होंने लगा दिया होगा। बिल्कुल, हाँ, अज्यूम कर लिया तो उन्होंने लगा दिया। मगर क्योंकि मेरे तब से मेरे ऊपर बाजू में वो है जैसे खून है, इस कलर इन डिफरेंट डिकलरेशन हो गई है। ये दफा जब दो चीजें मिक्स भी होती है ना, तो तब भी एलर्जी हो सकती है, तो पता नहीं आपको। वो जो आपको रेड कलर कह रही है ना, चेक, ये मगर मैं दूसरे डॉक्टरों के है। पास जाके आई डोंट वांट टू आस्क एंड गेट इनटू ऑल दिस, उसके डॉक्टर के पास जाऊं, उस डॉक्टर के पास जाऊं, वो कहेगा ये कर लो, वो कर लो, ऑपरेशन कर लो, बस। नहीं, आपकी जो रेड कलर की है ना स्किन, रेड कलर डिस्कलरेशन कह रही है, वो हाँ इसको आर्टिकेरिया कहते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर को कहें, वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ रेफर करें, दे हैव सम ट्रीटमेंट फॉर दिस। तो वो लोग आपको कोई मेडिसिन दे देंगे, कुछ इस तरह की एंटी एलर्जी का कुछ दे देंगे, तो उससे आपका ये ठीक हो जाएगा। आई थिंक आई एग्री विद दैट, क्योंकि इसका बेस्ट यही है कि आपको जो है ना, अब तो हमें स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि अब देखिए आंटी, जो होना था वो तो हो गया, अब सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। आप एक प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, अपनी स्किन रेड हो रही है, धब्बे पड़ रहे हैं, ड्राइनेस है, तो यू नीड टू गो टू द एक्सपर्ट नाउ, ठीक है ना? But he should have suggested that. He never. छोड़े ना आंटी, अब नहीं किया तो नहीं किया, अब आप करें। ये आपको खुद कहना पड़ेगा, वो नहीं करते ये लोग। आपको खुद आप कहें उसको, कहें मुझे रेफर करो। हाँ, एक्स्ट्रा काम है, वो कभी भी नहीं करेंगे, तो आप ये छोड़ देंगे। वो नहीं करेंगे, आप कहो कि मुझे जाना है, मुझे रेफर करो। Okay, thank you. No problem. So we are going on to the next slide. Lactose intolerance. पर्पसली इसके डाला के विटामिन सप्लीमेंट्स की बात कर रही थी मैं, और अक्सर लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, वो दे आर अनेबल टू टॉलरेट मिल्क और अल्टरनेटिव्स, उनसे दूध नहीं पिया जा रहा होता, नॉर्मल या दही नहीं खा सकते, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो नहीं पी रहे जिसमें सबसे हाईएस्ट होता है। तो ऐसे लोगों के लिए सप्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट है, या फिर वो क्या करें, सप्लीमेंट एज अ सप्लीमेंट लें या सप्लीमेंटेड ड्रिंक लें, जो कि सोया बेवरेजेस होती हैं। सोया मिल्क जो होता है उसके अंदर लैक्टोज तो होता ही नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको, जो लोग पीते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आजकल ओट मिल्क भी आ गया है, आमंड मिल्क भी आ गया है। दे आर गुड चॉइसेस ओनली फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट टॉलरेट रेगुलर मिल्क। कि अक्सर ऐसा लगता है कि हम कोई फैशन में ले रहे हैं, हम सोया मिल्क पियेंगे, वो बहुत हेल्दी है। नॉर्मल मिल्क भी उतना ही हेल्दी है, बल्कि सोया बेवरेज को मैचिंग करके बनाया गया है रेगुलर मिल्क का, उन लोगों के लिए जो कि नॉर्मल दूध या दही नहीं खा पी सकते लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से। उनकी बेसिकली जो जीआई ट्रैक्ट में वो वाले एंजाइम्स ही नहीं होते जो दूध को डाइजेस्ट कर सकें। वो जब भी दूध पीते हैं उनके पेट में दर्द, मोशन, डायरिया, उल्टियां, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो yes, if someone has lactose intolerance, they need supplementation
ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम, या फिर फोर्टिफाइड बेवरेजेस में। फोर्टिफाइड बेवरेजेस का मतलब होता है जिसमें ऐड किया हुआ होता है ऊपर से, ठीक है। जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं या वीगन डाइट पर होते हैं, अक्सर उन लोगों का क्या होता है कि ना तो वो मीट खाते हैं, ना दूध, ना अंडा, क्योंकि उनकी ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, रिलीजियस हो गई, पर्सनल प्रेफरेंसेस हो गई। तो ऐसे लोगों का क्या हो जाता है कि जब अगर वो अपनी डाइट को बहुत अच्छे से प्लान करें कि उनकी डाइट में प्रोटीन्स भी इनफ हो और तमाम दूसरे फूड ग्रुप्स इनफ हो, उसके बावजूद उसमें वो बहुत चांसेस है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोगों को विटामिन B12 की और विटामिन डी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि दूध दही जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर वो लोग नहीं ले रहे सोया बेवरेजेस या अफोर्ड नहीं कर सकते तो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरह से जो गोश्त नहीं खाते तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है उनको। उनके लिए फिर वो सप्लीमेंटेशंस होती हैं, और ऐसे लोग अगर आप डॉक्टर को बताते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन रेगुलर बेसिस दे कीप चेकिंग योर दीज स्पेसिफिक विटामिन डी लेवल्स, ठीक है। ये उन लोगों की, तो इसलिए मैंने ये करा कि हमेशा हमें ऐसा लगता है कि विटामिन सप्लीमेंटेशन जस्ट यूं ही कर रहे हैं, और कुछ लोग करते हैं, लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं मल्टीविटामिन, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी भी होता है। और वीगन हनी भी नहीं खाते। हनी किस शायद चीज के लिए, किस चीज के लिए? वीगन हनी भी नहीं खाते, वो शायद जो होती है ना वो भी नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, मगर ये कि हनी में तो बेसिकली वो ऐसा कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं है कि जिससे उनको कोई नुकसान होगा, क्योंकि हनी में मोस्टली तो ग्लूकोज ही है। हाँ ये है कि अगर कुछ जो हम कहते हैं ना जो नेचुरल बेनिफिट्स हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन है, न्यूट्रिशन वाइज तो उसमें सिंपल ग्लूकोज ही होता है। कुछ हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। शुरू में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था आयरन सप्लीमेंटेशन का, तो वो हेल्थ कंडीशन है एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारे मेरे में खून की कमी है या मेरी बॉडी सही ब्लड नहीं बना पा रही है, वो एनीमिया की सिचुएशन है। और उसमें कई रीजन होते हैं, समटाइम्स विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में भी होता है, समटाइम्स आयरन की डेफिशिएंसी में एनीमिया होता है। तो आपने क्या करना है, ऑब्वियसली डॉक्टर विल सॉर्ट इट आउट एंड देन रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंगली, कि मुझे जो डेफिशिएंसी की वजह से है मुझे वो सप्लीमेंट्स चाहिए। ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है, उसके अंदर भी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सीरीन। मैंने ये भी सुना है अगर आयरन लो तो चाय और कॉफी भी पीनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि कैफीन जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को एडहियर करता है, उसको रोकता है, बैरियर ऐड करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो लोग आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं उनको भी कहा जाता है कि जिस टाइम पे तुम सप्लीमेंट लो उससे 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे चाय कॉफी ना पियो, कि जैसे मैंने अभी चाय पी है, मेरे जिस्म में तो कैफीन है ना, अब मैं उस पे आयरन सप्लीमेंट खा लूंगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ना 1-2 घंटा पीछे और 1-2 घंटा आगे कैफीन ना ले। कोक में भी कैफीन होती है, लोग समझते नहीं है ये बात। और आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं विटामिन सी। फिर भी कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो फिर उनको उसके साथ करना होता है। अच्छा, विटामिन सी मैं हर एक को रिकमेंड करती हूँ। लोग समझते हैं कि जूस पीना पड़ेगा मुझे, डायबिटीज के पेशेंट को जूस पीने का तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ ऑरेंज खा लो साथ में, पानी से आयरन की गोली खाई, साथ में आप एक ऑरेंज खा लीजिए। ऑरेंज में इनफ विटामिन सी होता है जो कि उसको एब्जॉर्ब होने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हेल्थ कंडीशंस, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस may need some specific nutrients supplementation, तो वो आपने लेना होगा for extra support to fight against the infection. इसी तरह से कुछ लोग जो रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स पर होते हैं या एलर्जीज होती हैं जिनको, उनके लिए भी विटामिन एंड सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो भी अगेन इट्स वेरी इंडिविजुअल, इट्स वेरी फोकस्ड ऑन द पीपल हु आर गोइंग थ्रू दोज कंडीशंस। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ज्यादा विटामिन सी लेना चाहिए, और उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो सप्लीमेंट्स लें या विटामिन सी रिच के खाने खाएं। वैसे तो आई जस्ट डोंट लाइक दिस स्लाइड, मेरे हिसाब से तो स्मोकिंग ही नहीं करनी चाहिए, कि मैं आइदर आई एम गिविंग सोल्यूशन टू देम कि ठीक है स्मोक तो करते हो, विटामिन सी एक्स्ट्रा खा लो। तो बट इट वाज ऑलरेडी इन द स्लाइड, सो आई थॉट कि चलो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इट्स समथिंग आई वुड से कि सबसे इम्पोर्टेंट और मेन प्रॉब्लम तो यही है कि स्मोकिंग ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग कॉज सो मच प्रॉब्लम और वेरी
लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स जिसके लिए लोगों की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, हार्ट इश्यूज हो जाते हैं, तो बेस्ट यही है कि ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग एज अर्ली एज क्विकली एज पॉसिबल. Last question, I think we are almost at the end. Can supplements be dangerous? Sometimes yes. तो उसमें क्या होता है कि आपने, जैसे अंकल ने शुरू में कहा था कि भाई विटामिन B12 मैं लेता हूँ, मेरा हाई आता है, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा, उसने कहा इट्स नॉट बैड, इट्स ओके. दैट्स हाउ यू शुड ट्रीट इट लाइक दैट. तो कोई भी चीज उस वक्त डेंजरस होती है व्हेन यू डू सम रिसर्च, यू फाइंड आउट मोस्ट ऑफ द टाइम फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर एक्स्ट्रा विटामिन्स विल बी डेंजरस, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल होते हैं लाइक विटामिन B12 वो तो हमारी पी के साथ निकल जाता है, यूरिन में निकल जाता है. लेकिन विटामिन A, विटामिन D, E एंड K ये है 4 फैट सॉल्युबल विटामिन. इसीलिए विटामिन D के टेस्ट को मैं इतना इनकरेज कर रही हूँ कि अगर आप ले, आपने 50,000 लिया कुछ अरसे तक, after 3 months, 4 months, repeat your vitamin D test, because we don't want you to take extra all the time. Then you go down to 1,000 international units, or maybe like uncle 800 international units. There is also some evidence around कि कुछ जो vitamins and supplements हैं वो medications के साथ interfere करते हैं, जो कि हमारी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट वगैरह की होती है. एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बहुत कॉमन बता सकती हूँ, मेटफॉर्मिन और विटामिन B12. तो अगर किसी का विटामिन B12 लो है और वो मेटफॉर्मिन पर है, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये कह सकती हूँ कि मेटफॉर्मिन इज कॉजिंग देयर विटामिन B12 लो. मगर होता क्या है कि डायबिटीज भी तो कोई अच्छी वो नहीं है ना, डायबिटीज को भी तो कंट्रोल करना है ना. तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि फिर उनका मेटफॉर्मिन तो हम बंद नहीं करा सकते अनलेस स्विच करके कोई और नहीं, मेटफॉर्मिन चल रही है उनकी, हम विटामिन B12 के सप्लीमेंट से स्टार्ट करा सकते हैं. तो ये एक इंटरेक्शन है जो कि बहुत खौफनाक नहीं है, लेकिन यस देयर इज एन इंटरेक्शन. और बाकी जो कुछ ज्यादा हो सकते हैं, दैट हाई डोजेस कैन बी टॉक्सिक, सो यू ऑलवेज टॉक अबाउट इट विद योर फैमिली डॉक्टर. और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि A, D, E एंड K का ध्यान रखना है. मोस्ट ऑफ द टाइम सप्लीमेंटेशन में हम मोस्टली विटामिन D ही लेते हैं, और तो हम लोग इतनी ज्यादा किसी का नहीं लेते. For some supplements, if you take too much, you experience unpleasant or harmful side effects. A single daily multivitamin is usually safe. However, multiple doses of separate vitamins can cause excessive dosing of these supplements. So always try to be safe. Always discuss with your pharmacist. अगर आप एक से ज्यादा भी ले रहे हैं तो उनको जरूर रिव्यू करवा लें. आइडियली सबसे सेफेस्ट यही है कि एक मल्टीविटामिन जिसमें सब कुछ हो और वो आप ले लें. अक्सर लोगों को लगता है कि मैं इसका भी उठा लूं, इसका भी उठा लूं, तो फिर वो कैलकुलेशन लेट द फार्मासिस्ट डू दैट फॉर यू, क्योंकि इसमें अगर कहीं गलती हो गई तो आप एक्सेसिव ओवरडोज कर सकते हैं अपने आप को. इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह से है कि मुझे कहा किसी ने कि भाई आपको तो ज्यादा लेना चाहिए विटामिन डी, जैसे तो अभी अंकल ने जैसे कहा, मैंने कहा अच्छा मेरे मल्टीविटामिन 400 है, मैं एक 1000 वाला भी ले लेती हूँ कॉस्टको से और एक और ये भी ले लेती हूँ. एंड देन आई डिड नॉट रियलाइज कि मैं बहुत ज्यादा लेने लगी, तो इतनी मैथ्स नहीं हो पाई मुझसे और गलत हो गया. तो इससे बेहतर यही है कि किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लो, और वरना बेस्ट यही है कि एक सिंपल डेली डोज ले लीजिए आप. एंड साइड इफेक्ट, जो सबसे मेरा पसंदीदा साइड इफेक्ट्स है मल्टीविटामिन्स का, जो लोग बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं मल्टीविटामिन्स बहुत ज्यादा खाने के, उनको ये आइडिया नहीं होता कि इसमें वो लोग कितना पैसा लगा रहे हैं. मैं एज अ डाइटिशियन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी कि इस साइड इफेक्ट को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, बाकियों के लिए तो फिर हमने कहा कि भी एडवाइस दीजिए, प्रोफेशनल के पास जाइए. कि बेस्ट यही है कि भाई पैसे बचाइए और हेल्दी खाना खाइए, अपने वही पैसे हेल्दी खाने में लगाइए, क्योंकि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो सप्लीमेंट्स में भी नहीं आते. अकॉर्डिंग टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि जो विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें जो विटामिन ऐड किए जाते हैं गोलियों में, वो है 35 या 36 विटामिन है. लेकिन अगर हम बैलेंस मील खाते हैं, जो मैंने शुरू में बिल्कुल बताया था आपको कि सब्जियां हैं, गोश्त है, दाल, सब्जी, हर चीज है, वो जो खाना है उसमें अगर आप दोनों 3 टाइम या 2 टाइम एटलीस्ट अच्छा बैलेंस मील खाते हैं, तो आपकी जो कंजम्पशन है, जो इनटेक है, वो 54 विटामिन एंड मिनरल्स का हो जाता है. तो 54 से अच्छे खाने से मिलते हैं और पैसे खर्च करके अलग से 35 मिलते हैं. तो आगे डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या करना चाहिए. Speak to your doctor
registered dietitian. If you have any nutritional concerns or questions before taking any supplements, और उसमें बेस्ट ये रहता है कि जिसके पास आपकी हिस्ट्री है वो आपके पूरे रिकॉर्ड को देख के आपको एडवाइस कर सकता है. Now it's time for more questions. I'm gonna stop sharing the screen और फिर आप मुझसे जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं. So I can see everyone in who is raising the hand. Sireen and Barinder. मेरे तो बहुत सारे सवाल हैं, जैसे क्योंकि मैं भी मेटफॉर्मिन ले रही हूँ तो मुझे अब कंसर्न होगी हूँ क्योंकि मेरा B12 मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया, तो क्या खाना चाहिए ताकि B12 मेंटेन रहे? B12 is mostly present in meat and anything that has protein in it from animal source. So दूध के अंदर भी होता है, गोश्त के अंदर होता है विटामिन B12. आप चेक करा लें विटामिन B12 मे बी इन योर नेक्स्ट ब्लड वर्क, बिकॉज डायबिटीज की वजह से वैसे ही आपका हर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में होता ही होगा बिकॉज यू आर ऑन मेटफॉर्मिन. तो विटामिन B12 को चेक मार्क करा लो, एक दफा चेक कर लो. इफ यू सी इट्स गोइंग लो देन वी कैन डेफिनेटली कंसिडर डाइटरी चेंजेस as well as we can consider medical supplementation. आपसे अभी मोस्ट लाइकली सिरीन आपने कभी फोर कॉर्नर्स में रजिस्टर्ड नहीं हुई होंगी ना? आपने फॉर्म वगैरह तो नहीं भरा ना फोर कॉर्नर्स हेल्थ सेंटर से? नहीं, मैं कभी वहां नहीं गई. तो मोस्ट लाइकली मैं आपको फोन, आई थिंक आपने मुझे नंबर नहीं दिया, तो आई वांटेड टू एक्चुअली कॉल एवरी पर्सन हु अटेंडेड दिस सेशन टुडे ताकि मैं उनको रजिस्टर कर सकूं अपने प्रोग्राम से. आप मुझे जब ईमेल देंगी अपना ईमेल एड्रेस अगर आपने शेयर किया मुझसे तो मैं आपको ईमेल कर दूंगी फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन B12. ठीक है, तो इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द होल ग्रुप अपना फोन नंबर तो आप मुझे अभी दे दीजिए. आई वांटेड टू कॉल एवरीवन आफ्टर द सेशन. मैं चैट में डाल देती हूँ, अपना ईमेल डालती हूँ, फोन नंबर डाल दें ताकि आई विल कॉल एंड डू द रजिस्ट्रेशन एज वेल विद यू. तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज दें, मैं वहां से कॉपी कर लूंगी. ठीक है. One about diabetes. Yeah, so quinoa is good for diabetes. Sorry. Quinoa is good for diabetes. Very good. Quinoa seed. quinoa is really good for quinoa is very good for diabetes. It's high in protein and high in fiber. It's a good quality complex carbohydrate. तो अगर चावल की जगह quinoa खाएंगे तो ब्लड शुगर पर इम्पैक्ट बहुत स्लो होगा आपका. लेकिन होगा ना, वो तो बिल्कुल होगा और आपको चाहिए तो सही ना, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट तो हर खाने में चाहिए ना, तो ये गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट है. लेकिन ये भी स्टार्च की तरह ही होता है क्विनोआ भी, जस्ट लाइक राइस जो है. इट्स अ कार्बोहाइड्रेट बट गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. नेचुरली एक्सेस कार्बोहाइड्रेट तो शुगर को ज्यादा और करेगा. एक्सेसिव नहीं, हमें करना है मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट. मॉडरेट थोड़ा. तो अगर आप आधा कप किनोआ खा रहे हैं तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन और फाइबर के साथ आ रहा है, तो हमारी ब्लड शुगर पर इम्पैक्ट इतना होगा कि मैंने सिर्फ 3 चम्मच चावल खाए मगर वो आधा कटोरी किनोआ खा लिया मैं. तो ये डिफरेंस है. स्टीम वेजिटेबल है नाइट उसमें ऐड करता हूँ ये है ना. बिल्कुल और सैलेड भी बना सकते हैं आप. बरिंदर कौर का सवाल लेंगे और फिर सिरीन विल कम बैक टू यू. ओके बरिंदर जी. मेरे को पूछना था, does tea and coffee affect osteoporosis? Coffee can impact on the absorption of calcium and iron. So just because of the calcium, then it could impact on the bone health as well. So based on कि osteoporosis आपका कितना severe है, आपका जो calcium stores है वो कितने low है, तो इसलिए वो कॉफी को मना करते हैं क्योंकि कैफीन जो है ना वो interferes with the absorption of calcium. इसलिए मना करते हैं. About 2 cups of tea is okay per day? Tea अगर as long as it's not very strong tea, it's not very high in caffeine, it's okay. कॉफी में तो बहुत कैफीन होता है इसलिए मना करते हैं. हाँ, लेकिन अब टी बनाने के भी तरीके होते हैं. अगर आप जैसे नॉर्मल मिल्क टी बना रही हैं, आपने उसको ब्रू किया सिंपल और हटा दिया, that should be okay. Oh yeah, I brew it normally. And you were saying that vitamin D 1000 is for, but nowadays I think the doctors are prescribing 2500. It's all over the place right now. It was initially 400, they increased it to 1000. I personally feel comfortable 1000 international unit per day. I feel comfortable, but some doctors go a little beyond. They say 2000 should be okay. क्योंकि हो क्या रहा है कि डेफिशिएंसीज इतनी हाई हो रही है ना कि डॉक्टर्स आर इंश्योरिंग कि सब जो है ना विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लें. तो मिनिमम 800 जैसे अंकल ने भी बताया, और आई एक्चुअली फील टोटली फाइन अगर कोई 1000 भी ले रहा है.
ठीक है, तो सीरीन यू हैव अ क्वेश्चन। Thank मैं you. वो ऑस्टियोपोरोसिस में भी कंसर्न थी क्योंकि उसके लिए कैल्शियम चाहिए ना, तो मैं सोची थी कि कौन सा मिल्क जो दूध है कौन सा बेस्ट है कैल्शियम में, क्योंकि मैंने सुना जो रेगुलर दूध जो गाय का दूध होता है वो अच्छा नहीं है। मेरा फ्रेंड कह रहा था कि आमंड दूध और अच्छा होता है कैल्शियम में, लेकिन आपकी आमंड क्या मिल्क जो opinion है है? उसमें उन्होंने कैल्शियम को ऐड किया हुआ है, राइट, और जो दूसरा है वहाँ नेचुरली कैल्शियम मौजूद है। इसका बेसिकली क्या हो रहा है कि ये चीजें आमंड मिल्क या ओट मिल्क अभी नया नया मार्केट में आया है, तो लोग, नया तो नहीं है खैर 2 साल हो गए इनको भी, लेकिन लोग उसका ज्यादा बेनिफिट फील करते हैं। पर्सनली एज अ डाइटिशियन आई डोंट सी द डिफरेंस, बट यू नो व्हाट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पीपल टू, क्योंकि वो जब एक सर्टेन माइंडसेट के साथ एक चीज ड्रिंक करते हैं तो उनकी टॉलरेंस भी डिफरेंट हो जाती है। मेरी बेटियों को कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, रेगुलर दूध से पेट में दर्द हो जाता है, और ओट मिल्क लाएंगी तो उससे नहीं होगा, जो कि एज अ डाइटिशियन मुझे लाइक इट रियली किल्स मी कि सेम न्यूट्रिशन है, सेम सब कुछ है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, पर तुम लोगों को महंगा वाला दूध पी के ही लगता है कि अच्छा हो गया ये। नहीं, पब्लिसिटी है ये, दिस इज ओनली I personally think it's just more advertisement. मगर you know what, listen to your body. अगर नहीं हो रहा तो how long, definitely your friend is an adult person, तो लेकिन जहां तक न्यूट्रिशनली बात हो रही है, कैल्शियम कंटेंट सेम है और इट शुड बी एब्जॉर्ब द सेम वे। देखिए रेगुलर मिल्क में शुगर का कंटेंट ज्यादा है निस्बत के एलमंड या सोया मिल्क है ना, उसमें तो लिखा होता है कि 0 है एलमंड में, सोया मिल्क में 0 है, लेकिन इसमें थोड़ा होता है ज्यादा ना, अंदर वो 250। 0 एडेड शुगर है, लेकिन क्योंकि उनमें लैक्टोज भी नहीं है ना, क्योंकि दूध के अंदर शुगर कहाँ से आता है, लैक्टोज से आता है। लैक्टोज या लैक्टोज की प्रॉब्लम की वजह से तो सोया मिल्क पी रहे हैं ना हम, तो इसलिए उसमें शुगर कम है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। one thing. Doctors refuse to take this soas for those persons who are having this thyroid. सॉरी आंटी, मैं समझी नहीं सवाल आपका। मतलब जिनको थायराइड है ना, उनको हाँ, कहते हैं कि सोया का कोई भी प्रोडक्ट ना खाओ। मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं है। ये बहुत बार कहा गया हाँ, कि थायराइड है तो ये ओके, सोया दैट्स को समथिंग अवॉइड करो। आई कैन डेफिनेटली लुक इनटू दैट टू। रेप्लावाइट के साथ साथ मैं इसका भी देख लूंगी कि सोया प्रोडक्ट्स एंड थायराइड का क्या रिलेशनशिप है। यस सीरीन, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, वो कैल्शियम के लिए क्या बेहतर है हम बादाम खाएं या दूध पिए, क्योंकि बादाम में भी कैल्शियम होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है। आई पर्सनली थिंक मिल्क एंड अल्टरनेटिव्स आर अ बेटर चॉइस फॉर कैल्शियम, बट यू कैन डेफिनेटली डू नट्स एज वेल। बादाम भी खा सकती हैं, ज्यादा आपको मिल्क एंड अल्टरनेटिव की सोर्स से मिलेगा। मैं एक बात पूछना चाह रही थी। वो हाँ, पूछिए। मेरी फ्रेंड जो है ना, वो कहती है कि तुम ना 2% जो है ना मिल्क वो यूज किया करो पीने के लिए। हाँ हाँ, तो इतना पतला होता है, मुझे तो पसंद नहीं आता, सीधी सी बात है। मैं तो 3 पॉइंट वाला लेती और सुकून से पी लेती हूँ। नहीं मैं भी 2% ही तो रिकमेंड करने वाली थी, क्योंकि हाँ, 3.2 में बहुत होमोजेनाइज है, इट्स वेरी हाई इन फैट। बच्चों के लिए तो फिर ठीक होता है बिकॉज दे गेट टू बर्न ऑल द कैलोरीज, मगर ये जो है हम लोगों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए इट्स टू मच सैचुरेटेड फैट फॉर। इतना सा पीना होता है मैंने बस। अच्छा, बस अंबर, हम लोग बैक होम इंडिया में 6% वो जो एक फुल क्रीम तो एक्स्ट्रा होता है, लेकिन वैसे पीते हैं वो 6% होता है, तो हम यहाँ आके हम 2% पे आ गए हैं। वैसे तो चलो अच्छी बात है, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन बैक होम तो 6% चलता है, आम चलता है। लेकिन इस पे जो फैट होगा वो गुड फैट होगा ना? नहीं, वो इट्स स्टिल इट्स सैचुरेटेड फैट, इट इज सैचुरेटेड फैट मिल्क के अंदर, इट इज सैचुरेटेड। हाँ भाई 2% अब स्वीट डिश भी नहीं सही बनती, पतला सा। तो सारे रीजन आ जाएंगे। नहीं, चाय भी नहीं बनती। हाँ जी, चाय तो मैं वो एवरीडे की पीती हूँ, एवरीडे थोड़ा सा डाल लिया चाय, एक कप। एवरीडे इज अ व्हाइटनर, इट्स नॉट वो मिल्क। दूध तो नहीं है, उसको हाँ, जब आपने खीर खानी हो ना तब वो मिल्क यूज करो, नहीं तो 2% इज गुड। नहीं होता, नहीं पिया जाता मोनी जी। नहीं मोनी दीदी, दही भी नहीं खाई जाती 2%। हाँ जी, मैं तो खाती हूँ, मैं 2% ही लेती हूँ, 2% का ही दही बनाती हूँ। अब मैंने तेज कर लिया, साल से मैं 3% खाती हूँ। देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ जाता है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती।
अंबर, आपने कहा था ना कि जैसे विटामिन B12 जो है वो मीट वगैरह में है। अब मेरे हस्बैंड इज अ मीट लवर, बट उनका जो विटामिन B12 है वो लो है। मैं मीट नहीं खाती, मेरा B12 जो है वो एक्सीलेंट है। तो मेरे ख्याल में ये कोई एब्जॉर्प्शन की शायद प्रॉब्लम होती है जो 100% बहुत हो सकता है, चांसेस उसका भी होता है, और इट कुड बी अदर फैक्टर्स टू कि एब्जॉर्प्शन जो हो रही है उसमें कहीं पे भी बैरियर्स होते हैं तो जिसकी वजह से वो नहीं होता। तो इन्हीं सूरतों में हम सप्लीमेंटेशन को एग्री करते हैं कि दे दो, ताकि उनका जो है ना वो पुश हो जाए उनको, क्योंकि वो एनफ मीट खाते हैं, बल्कि हर किस्म के वो जो स्पेयर पार्ट्स है वो खाते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे को भी तो आज इसका मतलब आज ही पता चला, अंबर ने बताया कि मेटफॉर्मिन जो खाते हैं जो डायबिटिक हैं तो उनका जो है B12 लो हो जाता है। तो मैं सोच रही थी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं खाती, एग भी नहीं खाती। चेक करा है, मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं। मेरा ठीक है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो नॉनवेज खाते हैं, एग भी खाते हैं, लेकिन वो मेटफॉर्मिन खाते हैं। अभी मेरे को समझ आई कि इसलिए उनका B12 लो आता है। याद है कुछ भी डिफरेंट रीजंस, और हमें मैंने इससे पहले भी कहा कि ना मेटफॉर्मिन को छोड़ना है क्योंकि डायबिटीज को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना। तो विटामिन B12 खाने में कितना आप बढ़ाएंगे, मतलब ऑलरेडी खा रहे हैं, अब 4 की जगह 6 बोटियां तो नहीं खा सकते ना एक टाइम, वो भी इनफ है। देखिए मैं मेटफॉर्मिन ना मैं भी खाता हूँ, आई ऑलवेज टेक 2 टेबलेट्स डेली। तो लेकिन मेरा विटामिन B12 हमेशा ही ज्यादा होता है। हम वेजिटेरियन, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन और कुछ नहीं, बिल्कुल ना। That's a perfect example, yeah. Yeah. और अंकल को लेकिन it is always high. he just takes one मेटफॉर्मिन या लेता हूँ विद डायबिटीज का, लेकिन विटामिन B12 हमेशा ही हाई होता है जी, और लास्ट मैनी ईयर्स ना। तो मैंने पूछा भी डॉक्टर से कि ज्यादा क्यों, या इसका कोई डिसएडवांटेज, या वो कह रहा नहीं ठीक, इट इज ओके यार, अगर ज्यादा तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आई डू नॉट नो व्हाई इट हैड। तो अच्छा, मेरे लिए तो अच्छा है ना कि B12 ज्यादा है, ठीक है। सो मैंने ये भी सुना है कि अगर स्टार्चेस और लेग्यूम्स कंबाइन करो ना, जैसे दाल चावल या पीनट बटर और ब्रेड, जब रोटी जो है अगर वो मिक्स साथ खाओ ना एक साथ, तो आयरन बन जाता है ना बॉडी के लिए, जैसे मैंने ये सुना है। ये पता नहीं ये सही है या नहीं। नहीं आयरन तो मिक्सिंग इन स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू आयरन, ये बोला उन्होंने। लेग्यूम्स और स्टार्चेस अगर साथ खाओ दोनों तो बॉडी को आयरन मिलता है, पता नहीं ऐसा नहीं है। ये एग्जांपल इस तरह से एक है जो मेरे पास है, लेकिन जो आपने बोला वो नहीं, लेकिन ये एग्जांपल है लेग्यूम स्टार्च की है, राइस एंड पीस। अगर मटर और चावल को मिलाकर खाते हैं ना तो आपको कंप्लीट प्रोटीन की न्यूट्रिशन मिलती है, क्योंकि प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, राइट। अगर और कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आके आपके प्रोटीन को कंप्लीट बनाते हैं। अंडा इज अ कंप्लीट प्रोटीन, मगर चावल इज एन इनकम्प्लीट प्रोटीन। पीज इज ऑल्सो एन इनकम्प्लीट प्रोटीन, लेकिन पीज में जो एक अमाइनो एसिड लैकिंग है वो चावल में ज्यादा है, चावल में जो कम है वो पीज में ज्यादा है। तो जब हम मटर पुलाव खाते हैं बना के तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड इट बिकम्स अ कंप्लीट प्रोटीन। तो वो जो हमारी अम्मियों ने वेजिटेरियन डाइट पे हमें मटर पुलाव खिलाया था सादगी में, उन्हें भी नहीं पता था कि उन्होंने हमें कंप्लीट प्रोटीन खिलाया था। इसीलिए आज हम व्हाट अबाउट चना चावल? चना चावल का एग्जैक्ट मुझे नहीं पता गुलनाज, लेकिन दैट कुड बी वन ऑफ दोस टू। नहीं, दाल चावल सब यही होगा इसका। और राइस का तो डेफिनेटली मैंने बिल्कुल बुक से फुल्ली एविडेंस के साथ पढ़ा है, क्योंकि पूरी न्यूट्रिशन एनालिसिस होती है ना फिर उनकी, तभी पता चलता है। पर मुझे इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा था ये सब भी पढ़ के। पर मटर पुलाव का तो घरों में स्टेपल, हर अम्मी को कुछ समझना है मटर पुलाव पका के रख देती थी आगे। मैं तो अक्सर ऐसा करती थी, मटर पुलाव बनाती थी और साथ में आलू अंडे शोरबे वाले बना लेती थी। हाँ, तो वो तो बड़ा मजा आता था। अब रोजे में देख लो फिर खाने की मटर डायबिटिक के लिए ठीक है, बिल्कुल सही है। इट्स हाई इन फाइबर, इट डज कंटेन स्टार्च। तो अगर एज अ सब्जी खा रही हैं तो आधी कटोरी पके हुए, और वरना जो अगर कच्चा खा रही हैं तो वैसे से इतना श्रिंक नहीं होता, तो पौनी कटोरी तक ले सकती हैं आप इसको। क्या चीज? मटर। मेरा मतलब था प्रोटीन में मैंने मिक्स अप कर दिया आयरन और हाँ, नहीं ये तो बिल्कुल सही एग्जांपल है। फिर लेग्यूम्स और स्टार्चेस कैन मेक अप द कंप्लीट प्रोटीन, कोई मसला नहीं है।
अच्छा, ये अमनदीप कौर कौन है? अमनदीप, मैं जानती हूँ अमनदीप को। नहीं, अभी हमारे साथ मौजूद है। चली गई, उन्होंने कुछ पूछा था। अच्छा, नहीं मेरे पास उनका नाम लिखा हुआ था, मैं इसलिए पूछ रही थी उनका। चलिए मैं आपको अच्छा, नंबर दे दूंगी उनका, पूछ नहीं के आ ना। गया मेरा नंबर, उन्होंने मुझे साइड में डायरेक्ट मैसेज भेजा था, अमनदीप कौर ने। ओके ओके ओके। अच्छा, आईफोन पे कौन है? कौन? समीरा, आप तो नहीं हो आईफोन पे? आप म्यूटेड हैं, आपको ना माइक को उसको क्लिक करना पड़ेगा पहले, अपने आप को 3 डॉट्स पे जाके अनम्यूट करना पड़ेगा। पता नहीं कोई है। और आपका क्या ओपिनियन है रोजे में? जैसे लोग रोजे रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बेनिफिशियल है, या आपके क्या ओपिनियन है जैसे फास्टिंग? डायबिटीज के लिए फास्टिंग, यार इसका बहुत ही ट्रिकी आंसर है, क्योंकि होता क्या है कि जब रोजे रखते हैं तो आप कम से कम, स्पेशली इन कनाडा, हम लोग तकरीबन 16 घंटे तक कुछ नहीं खा रहे। तो अगर मैं अपनी गाइडलाइंस देखूं तो इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज हु आर लिविंग विद डायबिटीज। लेकिन ये एक रिलीजियस एक्ट है, तो इसके अगेंस्ट हम नहीं बोलेंगे कभी भी। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने डायबिटीज एंड रमजान की गाइडलाइंस बनाई। इन्होंने कहा कि जिसकी डायबिटीज वेल अंडर कंट्रोल है वो जरूर रोजे रखे। तो 1 महीने की बात है खाली। और जिसकी डायबिटीज अंडर कंट्रोल नहीं है, या उनको उनके बहुत हाई ब्लड शुगर्स हैं, उनके लिए हमने कहा आप रोजे मत रखिए, और उसमें फतवा वगैरह सब आ गया। फिर कुछ का ऐसा हुआ कि जी मेरी डायबिटीज तो वेल अंडर कंट्रोल है, पर मेरी दवाइयां बड़ी हाई इंटेंसिटी की हैं, जैसे डायामाइक्रोन वगैरह हो गई, तो उनका क्या किया हमने, मॉडिफिकेशन कर दी। इंसुलिन पर थे, हमने मॉडिफिकेशन कर दी। तो जैसे बेसल इंसुलिन को हम अक्सर 1/3 कम कर देते हैं, डायामाइक्रोन को हम, अगर वो 2 गोलियां खाते थे तो हम सिर्फ 1 गोली अफ्तार में कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि रोजा, यस, अगर बुक्स को खोल के देखा जाए तो कोई बहुत नहीं है, लेकिन अगर आपकी डायबिटीज अंडर कंट्रोल है, आप मॉनिटरिंग कर रही हैं, दवाइयां आपने एडजस्ट करवा ली हैं, इट शुड बी ओके। और बाकी सहरी और इफ्तारी में कोशिश करो कि बैलेंस मील खाओ, उसमें जाके वही ओवर एक्सर्ट ना करें कि जी जूसेस भी पीने हैं, रूह अफ़ज़ा भी पीना है, सब कुछ पी जाना है, खा जाना है उस टाइम पर। तो ये बातों का ख्याल रखना है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैं रोजे रखती थी तो मेरा वजन बढ़ता था एक्चुअली, क्योंकि जब मैं खाती थी वो उतना हेल्थी नहीं था, तो अच्छा, इसलिए। और एक्टिविटी आप मतलब छोटे होंगे वैसे आप स्पोर्ट्स करते होंगे, आप इधर उधर जाती होंगी, लेकिन जब आपने छोटी बच्ची अगर रोजा रख रही है तो अम्मियां भी सबसे पहले यही कहती थी जाके सो जाओ, नमाज पढ़ो और सो जाओ, क्योंकि तुम्हारा रोजा है आज। तो एज अ यंग किड मोस्ट लाइकली वर नॉट इवन एक्टिव। फिर फ्राइड फूड हर घर में बनते हैं, जूसेस दूध हर घर में बनते हैं, और आई नो आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, पर हमारा भी काम ये होता है कि फिर आराम कराओ बच्चों को, क्योंकि रोजे रख रहे हैं ना, तो इनको आराम कराओ। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन दे गेन्ड वेट। नो फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सेसिव कैलोरी इनटेक। मैं भी सिर्फ साल में ये रोजों में बस दूध पीती हूँ। इसके अलावा मैं नहीं पी सकती। अच्छा, जो सुखवीर हैं, आईफोन तो चले गए जो भी थे, सुखवीर और सीमा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे अपना फोन नंबर डायरेक्ट मैसेज में दे दें, या अभी सबके सामने बता दें, तो आई विल कॉल यू टू डू द रजिस्ट्रेशन। 647 सुखवीर 647। सुखवीर जी का मैं भेज 505। देती हूँ। सुखवीर जी ये लाइव जा रहा है, तो आप मैं भेज देती हूँ। ओके। सीमा आप म्यूटेड है, सीमा आप म्यूटेड है, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रही थी आप किस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? हाँ, तो शुरू में मैंने बताया था मेरा जैसा ताल्लुक जो है वो फोर कॉर्नर्स हेल्थ सेंटर से है, डायबिटीज प्रोग्राम से। तो जैसे मैं ये सेशन कर रही हूँ ना, तो मैं आप लोगों को फोन करके आपकी परमिशन से रजिस्ट्रेशन करूंगी, कुछ सवाल पूछ के अपना फॉर्म भर लेंगे, और फिर क्या होगा कि आपकी जो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना आसानी हो जाएगी। अगर आप अलाउ नहीं करेंगी तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल ज्वाइन द सेशन। नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। दरअसल डायबिटीज के प्रोग्राम मैंने अटेंड किया हुआ है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि तो आप हो सकते हैं ऑलरेडी हो मेरे प्रोग्राम में। सीमा, आपके आपका पूरा प्रोग्राम नाम नहीं, क्या है? आपका प्रोग्राम नहीं, यहाँ पे हमारा FCSS के डायबिटीज का प्रोग्राम कह रही हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा, अगर आप करना चाहती हैं तो मेरा नंबर है 647 ओके, 91 हम्म 55 916। थैंक यू सो मच, आई विल कॉल यू आफ्टर द सेशन, ओके।
ओके, और मैं जो हूँ हर फोन नहीं उठाती, तो पहले मैसेज डालिएगा प्लीज। अच्छा मेरे लिए। ठीक तो है। आपकी लोकेशन कहाँ है? मैं वेस्टवुड यहाँ मॉल पे पे। ब्लिमिंगटन में हूँ मैं। नहीं आपकी नहीं, अच्छा मैं इनकी पूछ रही थी। अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, वेस्टवुड मॉल के अंदर फोर कॉर्नर्स हेल्थ सेंटर में। अच्छा, शुक्रिया। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चंस। तो अभी पहली मैं स्टेप पर क्या करूंगी कि जिन जिन के पास अटेंडेंस है मैं उनको सर्च करूंगी। अगर वो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आई मे नॉट बॉदर यू, और जो लोग सिस्टम में नहीं है फिर मुझे उन्हें फोन करना पड़ेगा। अच्छा, जो डॉक्टर जरीना बुखारी के नाम से आए हैं उनका नाम यही है, जरीना बुखारी? वो उज़्मा की खाला है, उज़्मा के साथ ही होती हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये शी इज ऑल्सो अवर क्लाइंट। इनका नाम क्या है वैसे? डॉक्टर जरीना, डॉक्टर अच्छा, जरीना नाम ही बुखारी। इनका ये है। ओके ओके, परफेक्ट। हाँ, ये हमारे फोर कॉर्नर्स की क्लाइंट हैं। तो जो फोर कॉर्नर्स में अगर डॉक्टर को भी दिखाते हैं ना तो ये एक ही प्रोग्राम है, तो मुझे डिफिकल्टी नहीं होगी उसके अंदर। So I guess that is all. If you guys have no more questions. बस मेरा तो एक कमेंट है कि अंबर आपने इतना उसको समझाया ना, इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। Thank मुझे you. भी Thank कई you. जो मिथ्स थे मेरे दिमाग में जो थे वो सब क्लियर हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हियर। इट वाज एक्सीलेंट सेशन, बहुत ही अच्छा। Thank you. Thank you. हाँ, Thank you. बहुत ही, Siri, अंबर ने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह। बहुत ज्यादा। ये आवाज तो अच्छा, मैं समझी उस्मा आ गई कहीं से। Yes, Siri. बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतना पता था न्यूट्रिशन के बारे में, और फिर भी मैंने इतना आपसे सीखा। ऐसे ही होता और है, मैं सब मिलजुल के सीखते हैं एक दूसरे से। और मैं ये भी पूछना चाहती थी कि आप अकेले हैं इस क्लिनिक में या और भी आपके वर्कर्स हैं, जिससे हम आपको मिलेंगे, या और भी आपकी नहीं, मार्टन वाली लोकेशन पे एक नई हूँ डाइटिशियन, और अगर डायबिटीज टीम के पास आप जाएंगे तो मेरे साथ एक नर्स काम करती है, कीशा। कीशा जो है वो मेरा इरादा था उसको अपने साथ आज लाने का यहाँ पे, जस्ट टू इंट्रोड्यूस टू यू गाइस। लेकिन यही है कि वो कल एक लेट सेशन कर रही है, तो आई डिड नॉट फील कंफर्टेबल कि वो 2 लेट नाइट्स करे। मगर ये है कि वहां पे सिर्फ एक नर्स और एक डाइटिशियन है डायबिटीज प्रोग्राम के अंदर, टू आंसर योर क्वेश्चन। तो अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगी ना डायबिटीज टीम के साथ तो वो मैं ही होंगी। ठीक है, तो हम फोर कॉर्नर्स हेल्थ सेंटर में होते हैं। वहाँ पे फैमिली डॉक्टर्स भी हैं। फिलहाल तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी पेशेंट्स, मगर डायबिटीज टीम तो एक्सेप्ट करती रहती है पेशेंट। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आप लोग एक्सपेक्ट कीजिए थोड़ी देर में मैं 15 मिनट में सबको फोन घुमाना शुरू कर दूंगी। आपका थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच अंबर फॉर अ लवली और थैंक इंफॉर्मेटिव यू, बहुत सेशन। अच्छी इंफॉर्मेशन दी जी, आपने। थैंक यू। मैं अभी एक और महीने बाद बहुत दोबारा इंजॉय। वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को एवरी थर्ड वेडनेसडे आई विल बी कमिंग। ओके यू आर वेलकम प्लीज। जी, Thank मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम। मोस्ट you. वेलकम। गॉड अंबर ब्लेस बहुत यू माय शुक्रिया ओके, आपका। ये मेरा थैंक यू प्लेजर था अंबर, आपको थैंक यू फॉर Thank you so कमिंग much, एंड योर Anbar. आप लोग प्रेजेंटेशन। अब सोशलाइज करेंगे सब। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू माय ओके, डॉटर। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू।